हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों के? क्या मेरी आवाज आपको साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रही है? तो चैट बॉक्स के अंदर अपने प्यारे दिलों की बारिश करके ये बता दीजिए कि सब कुछ क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा है। नमस्ते है, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। देश के नौजवानों और मेरे प्यारे यकीनियंस और फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ हो गए, जबरदस्त हो गए और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त हो गए। कैसे हो मेरे देश के नौजवानों, मेरे प्यारे यकीनियंस? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर पीएस शुक्ला, डॉक्टर गुलफारदीन, तनुश्री बेटा कैसी हो? श्रुति बेटा कैसी हो? दिया दिया दिया, डॉक्टर दिया कैसी हो? दिया, क्या तुमने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया? जल्दी बता दो, क्या मेरी आवाज आपको साफ दिखाई और सुनाई दे रही है? तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सफर। और इस प्यारे से मौसम में, प्यारे से काले काले बदरा वाले मौसम में शुरू करेंगे आज की प्यारी सी, बेहतरीन सी, सुंदर सी, हसीन सी क्लास। एक बार चैट बॉक्स को बता दीजिए कि माट साहब की आवाज बिल्कुल साफ दिखाई और सुनाई दे रही है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे अपने कोरियन हार्ट, अपने छोटे छोटे दिलों को भर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। डॉक्टर समीर खान, डॉक्टर रीतिका, डॉक्टर वैष्णवी, प्यारे दिल दिखाई नहीं दे रहे भाई साहब, दिलों की कमी दिखाई दे रही है। दिलों में थोड़ी सी ताजगी आ जाए, चैट बॉक्स को एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, चैट बॉक्स के एक बार दिलों से भर दीजिए। नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार है। साक्षी बेटा कैसी हो? आलोक बेटा कैसे हो? अभिज्ञान, मेघा, सना कैसे हो मेरे बच्चों? रिहान बेटा, जिया, रवि कुमार, संदीप, सुभाष, अनीश, साक्षी, गौरी, मिस्टर आरपी। चलो भाई, दिलों से भर दीजिए और बता दीजिए कि माट साहब बिल्कुल साफ दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू, उसी कहानी को आगे ले चलेंगे। अभी बहुत थोड़ा सा, मतलब अभी एक शुरुआत है, अभी बस इतना सा थोड़ा सा ऐसे ऐसे पेश किया है, फुश किया है। अभी तो बहुत बाकी है। क्या? अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है भाई साहब उड़ने के लिए। पगला देंगे तुम। आए, क्या बोल रहा हूं मैं? हे भगवान माफ करना हमें। पागल तो बना दूंगा, पागल तो बना दूंगा देशवासियों को है। बढ़िया हो एकदम, झकास। महरीन बेटा कैसी हो? उपाध्याय जी कैसे? तो जैसे कि हम सभी लोग पुरानी कहानी शुरू किए थे, अभी तक हम लोगों ने जो कहानी शुरू की थी, उस कहानी में हमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या? उसे डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाते हैं। और जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू की बात करते हैं तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू पेपर नहीं है ये टिश्यू पेपर की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है ग्रुप ऑफ सेल्स की। ये किसकी बात हो रही है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स की बात हो रही है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो वो मिलकर के एक स्पेशल फंक्शन करती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की बात हमने करी। हमने कहा कि सेल्स ने अपने पोटेंशियल के बेसिस पर अपने काम को डिवाइड कर लिया। सेल्स ने अपने पोटेंशियल के बेसिस पर अपने काम को डिवाइड कर लिया है। क्या कर लिया है? काम को डिवाइड करा है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और फिर इसी डिवीजन ऑफ लेबर से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। हमारे बॉडी में टिश्यू बन जाता है और यही टिश्यू मिल करके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना करके, अलग अलग सिस्टम बना करके, अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू हमें सर्वाइव करने में मदद करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है और इनमें 4 अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। एपिथीलिया के बारे में बात करी थी। एपिथीलिया वो टिश्यू है जो कमरे की लाइनिंग बनाता है हर हॉलो ऑर्गन को। जैसे आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे के अंदर की दीवारों को देखो, वहां आपको दीवार को जो टच कर सकते हो जिस टिश्यू को, उसका नाम है एपिथीलिया। जो टिश्यू एपिथीलिया के जस्ट बीनीथ पाया जाता है, जो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जिसका काम लिंक करने का, उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया था मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। कैसी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में बताया था। फिर याद करो, सबको याद आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक होता है बेटा, एक होता है जिसे कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है जिसे कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है जिसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप। लूज और डेंस की बात हो गई थी, और अगर लूज और डेंस की बात हो गई थी तो अब कहानी को आगे बढ़ाने का समय हो चुका है। समय रहना हो चुका है, समय भी हो चुका है, रहना भी हो चुका है। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास। क्या करते हैं? आज की प्यारी सी क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा? आज आपको डिटेल में बताऊंगा किसके बारे में?
आज आपको किसके बारे में बताऊंगा दोस्तों? आज आपको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताऊंगा, आज आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी बताऊंगा। और आपने अगर समय दे दिया भाई साहब, अगर आपने समय दे दिया ना, अगर समय दे दिया तो उस समय के बाद आपको न्यूरल टिश्यू भी शुरुआत कर दूंगा, ठीक है? न्यूरल टिश्यू की भी शुरुआत कर दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मुझे आप इस चैट बॉक्स को भरते हुए दिखाई देने चाहिए। चैट बॉक्स को जल्दी से भर दीजिए। फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं? उस टिश्यू का नाम बताइए जिसमें कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है, उसे कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जल्दी से भरिए, जल्दी से भरिए। कहता है ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स। अब फाइबर्स की ओरिएंटेशन, फाइबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या रेगुलर होंगे या इरेगुलर होंगे। फाइबर्स या तो रेगुलर होंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनकी प्रॉपर डायरेक्शन होगी, अच्छी दिशाएं होंगी, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होंगे, तो उसे कहते हैं डेंस रेगुलर। और अगर वो दिशाहीन है, उनकी कोई दिशा नहीं है, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न देख करके ऐसा लगता है मानो कि खिचड़ी बना दी गई हो, लेकिन इनकी खिचड़ी से ही इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाले झटकों से प्रोटेक्शन मिलती है। झटके किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हो, प्रॉब्लम किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, कह रहे हैं तीर उड़ता हुआ कहीं से भी आ रहा हो, ये हर डायरेक्शन से आने वाले उड़ते हुए तीर को ऐसे पकड़ लेते हैं और उनसे शरीर को पगला देते हैं, एकदम सुरक्षित रखते हैं। क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। कहता है इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन द रोज, पैरेलल रोज पाई जाती हैं। और उन पैरेलल रोज में एक होता है जिसे कहते हैं टेंडुन। टेंडुन्स की बात करी थी हमने, रवीना टंडन देवी की बात करी थी। दैट अटैच मसल टू बोन। M2B के बीच में आता है टेंडन। और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था लिगामेंट के बारे में, कहा था लिगामेंट क्या करता है? ये बोन टू बोन कनेक्शन करता है। क्या करता है? बोन टू बोन कनेक्शन करता है। जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया था बबली के बारे में, बोन टू लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट जो है वो कनेक्ट करता है। डेंस इरेगुलर जो होता है उसमें फाइब्रोब्लास्ट और मेनी फाइबर जो होते हैं, कोलेजन फाइबर्स ओरिएंटेड डिफरेंटली, अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं और ये स्किन में पाए जाते हैं। और उसके बाद कार्टिलेज, बोन्स और ये सब कुछ कैसे होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप। कैसे होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी रटती हुई चली जा रही होगी। आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ भी अटैच करवा दिया था मैंने, है ना? डायग्राम से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी इन चित्रों से सवाल पूछे जाते हैं। तो जब आपके सामने इस तरह का डायग्राम हो, देखो यहां पर फाइबर्स की अरेंजमेंट आपको दिख रही होगी। फाइबर्स जो दिखाई दे रहे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, देखो नदी की धारा की तरह ऊपर नीचे, फिक्स पैटर्न है इनका। क्या है? फिक्स पैटर्न है इनका। लेकिन वहीं अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां देखो, यहां पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कोई कहीं से किधर से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी किधर से भी आ रहा है। तो इस इररेगुलर पैटर्न को यहां आप डायग्राम में देख सकते हो। इसे कहते हैं डेंस इररेगुलर और इसे कहते हैं डेंस रेगुलर। ये डीआर है, डॉक्टर है। कैसा है? डॉक्टर है। डॉक्टर मतलब डेंस रेगुलर है। डन है? बताओ भाई। डेंस इररेगुलर है, समझ में आ गया है सबको? कुछ सवाल हैं, सवाल करना चाहोगे पहले या पढ़ाई शुरू करें सीधा? बता दो मेरे बच्चों, पहले सवाल लगाना चाहोगे या सीधा पढ़ाई शुरू करें? ऐसा तो नहीं आप वो वाले हो कि एकदम जल्दी से सिलेबस खत्म हो पहले बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? आप वो वाले तो नहीं हो ना? आप मेरे वाले हो ना? मेरे वाले बच्चे हो, मेरे वाले यकीनियन हो ना? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन की भरमार की। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठो, क्वेश्चन सामने आते उसका आंसर करो, है ना? ये है मेरे बच्चे असली वाले, असली बच्चे मेरे ये हैं। क्वेश्चन कराओ इनको। बहुत बढ़िया। आओ, पहला सवाल आता है असर्शन, असर्शन रीजन का सवाल, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो कोलेजन फाइबर्स फाउंड इन एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में व्हाइट कोलेजन और येलो इलास्टिक दोनों तरह के फाइबर्स हो सकते हैं। बहुत बढ़िया बात करी है बच्चों ने। कोलेजन फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लाइक ब्लड। ब्लड में फाइबर्स नहीं पाए जाते। हमने पढ़ा था कि ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, द फाइबर्स विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एब्सेंट इन ब्लड। ब्लड में नहीं पाए जाते, बाकी सब में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे ये ट्रू है, ये फॉल्स है। स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं यहां पर, सी ऑप्शन। मतलब सीधे चले जाइए सी ऑप्शन पर, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं असर्शन रीजन दोनों को ट्रू बोला गया है। तो हमारे हिसाब से आंसर सी बनना चाहिए। कितने बच्चों ने सी बनाया होगा देखते हैं यहां जाकर के।
पोल तो सबको मिल रहा है ना, बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है ना, बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है ये पोल, लेकिन फिर भी आप जिन बच्चों तक पोल नहीं पहुंच रहा है चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। मोहम्मद शानिब कहते हैं हेलो दादू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बाबू है तू, मेरा सोना है तू, सोना है तू। 73%, वेरी गुड। जैद मोहम्मद चाय पगलू मैम, अबे यार मैम कब तक रहेंगी चाय पगलू, मैम नहीं सर, चाय पगलू दादू लिखो बेटा। अंश पांडे, निकालेश सैनी, निकलेश सैनी, फरहान सैफी, पल्लवी, एजे सयन, वाओ मेरा बच्चा ही तू, ऐमान और शुभी तिवारी। अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे हर सवाल का आंसर, और मुझे 80% से ज्यादा, 80%, 85% से ज्यादा बच्चों का यहां पर चाहिए मार्क्स इस बार, है ना। मार्क्स जो है वो 80% से ज्यादा बच्चों के सही होने चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स हैं इनमें से पहचानिए, बताइए मुझे कितने स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगते हैं। देखो बेटा जल्दी से बताओ। कहता है लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन फिब्रोब्लास्ट, ठीक है होता है, मैक्रोफेजेस होती हैं, मास्ट सेल्स होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये तीनों सेल दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ स्किन, हाँ ये भी यहाँ पे स्किन के नीचे पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेंस नहीं होता। एडिपोज टिश्यू या तो स्पेशलाइज्ड होता है या तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। टेंडन लिगामेंट डेंस रेगुलर होते हैं, कार्टिलेज बोन्स स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव, मतलब इससे आसान सवाल क्या ही लोगे, है ना। और इसमें भी अगर 80% से ऊपर ना आए, इसमें भी 90% से ऊपर ना आए, तो क्या ही है, फिर क्या ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, क्या ही पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए यहां पर 1, 3 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, तो आंसर डी बन रहा है। देखते हैं कितने सारे बच्चों ने डी बना दिया है। डी ऑप्शन कितने बच्चों ने बनाया, देखते हैं। डी फॉर दादेंद्र बाहुबली, 80%, चलो भाई इज्जत रह गई। एजे सयन ने कर दिया है, फैजल ने कर दिया, लकी, एहमान, अंश, पंकज चौधरी, पंकज चौधरी जी भी आए हैं, नमस्ते पंकज जी, नमस्ते। श्रेया, निखिल कुमार, नम्रता, शाहीन, तस्लीम ने सही जवाब दिया है। अगला सवाल आता है युगांडा की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, छोटा सा सवाल, युगांडा की ऊंची पहाड़ियों से एक छोटा सा सवाल आपको पेश खिदमत है। 30 सेकंड का समय दूंगा, नीट में आपको 1 मिनट में 2 सवाल करने होंगे, इसीलिए 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड का समय आपके सामने है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन है इसमें से, लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, डेंस रेगुलर या इरेगुलर हो सकता है, डेंस रेगुलर में टेंडन लिगामेंट आते हैं, डेंस इरेगुलर स्किन में पाया जाता है, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। इतना आसान सवाल अगर आता है नीट में, तब तो आप उसको फोड़म फोड़ मचा दोगे, है ना। ए का 4 ऑप्शन बना दोगे, ए का 4 ऑप्शन बन जाएगा, बी का ऑप्शन बनेगा 1, सी का ऑप्शन बनेगा 2, और डी का ऑप्शन बनेगा 3 ऑप्शन, मतलब 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 कहां दिखा, 4, 1, 2, 3 यहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है, करेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है, आसान है ना। ऐसे सवाल नीट में चाहिए आपको, ऐसे ही सवाल चाहिए नीट में, आएंगे। चलो एक सवाल इसी टॉपिक से पक्का हो गया, आज मुहर लगा देते हैं नीट 2027 में, इसमें से। लेकिन यार इन लोग का भरोसा भी तो नहीं कि नीट में एनिमल टिश्यू आए ना आए, पता चला उड़ा ही दिया नीट में उड़ा ही दिया, इस टॉपिक को ही उड़ा दिया, नहीं दिया, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन कोई नहीं, अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आया तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से सवाल आया तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी ऑप्शन हम इस पे खेलते हैं, देखते हैं। 82% यार, शिट दैट। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आया है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ स्किन एंड इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कैसा है, डेंस कनेक्टिव। एरियोलर टिश्यू फाइबर फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। एरियोलर टिश्यू को डेंस बोला है, बिल्कुल गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कहता है एरियोलर टिश्यू में फाइबर फिब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड, ये भी गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये दोनों बातें गंदी बातें हैं, ये दोनों अच्छी बातें नहीं है। ऐसी लाइन जब आए तो ध्यान से पढ़ना होता है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन एंड इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, और यहां पर कॉम्पैक्टली नहीं लूजली अरेंज सेल्स होती हैं, मतलब असर्शन रीजन दोनों रॉन्ग होगा। आंसर बनाएंगे डी ऑप्शन, डी बनाइए, क्या बनाइए, डी बनाइएगा, ठीक है, आसान सवाल, वेरी गुड।
एडिपोज टिश्यू टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली beneath द स्किन, द सेल्स ऑफ द टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। हाँ, ये सवाल आप लोग करो, ये आपके लिए है, ये छांट के दिया जाता है। ऐसे सवाल निकालने पड़ते हैं खदानों में से, क्वेश्चन बैंक से निकाले जाते हैं। चलो इस सवाल को आप करो, कर दो मेरे बच्चों, कर दो। लिखा है एडिपोज टिश्यू द टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू मेनली beneath द स्किन, द सेल्स ऑफ द टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट एंड लूजली अरेंज द सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस। मतलब एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रू बात है। स्किन के नीचे होता है, ये भी सही बात है। फिर कहता है सेल्स ऑफ द टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट एंड लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड। मतलब ये दोनों बातें सही है, लेकिन करेक्ट रीजन एक्सप्लेन नहीं करती। अरे मेरे भाई, रीजन कहां से बन रहा है? रीजन कहां से बन रहा है बताओ जरा मुझे। कह रहा है एडिपोज टिश्यू टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द स्किन, क्योंकि इट इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। नहीं, वेरी सेमी फ्लूइड लूज, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लेकिन स्किन के नीचे होता है। इसका रीजन थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा है मेरे दोस्त, रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू आता है, और एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे पाया जाता है, उसके अंदर ये मटेरियल पाया जाता है। ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड पॉइंट है, बट इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, होती हैं गलतियां, सीखेंगे, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। कोई बात नहीं, हो गई गलती। Areolar tissue is the most widely distributed tissue in the loose connective tissue in the animal body. Very good. Areolar tissue most widely distributed loose connective tissue होता है, ठीक है। टेंडन्स आर वेरी इलास्टिक स्ट्रक्चर एंड इज अ टाइप ऑफ। अरे टेंडन को हम कहा, कोलेजन फाइबर पाया जाता है टेंडन में। क्या पाया जाता है? टेंडन जो है कोलेजन फाइबर होता है, और कोलेजन फाइबर इन इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इन इलास्टिक होता है। इलास्टिक कौन होता है? येलो फाइबर्स होते हैं। कौन सा होता है? येलो फाइबर्स। इलास्टिन प्रोटीन्स के साथ जो होते हैं। कोलेजन इन इलास्टिक होता है। कोलेजन कैसा होता है? इन इलास्टिक होता है। कोलेजन कैसा होता है? इन इलास्टिक होता है। तो इसका मतलब पहला statement, the most widely distributed tissue in the animal body is areolar tissue, but tendon is not elastic and is not a specialized tissue. It is a type of dense regular connective tissue. तो statement is correct, but statement B is incorrect. Answer A बनेगा। इतने सारे सवाल करके मूड तो फ्रेश हो गया होगा, कई लोगों का मूड डिप्रेस भी हो गया होगा। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन रोज किया जाए ना क्लास में आने के बाद, मतलब अच्छा लगता है आप लोग को करने में, कि डिप्रेस हो जाते हो? डिप्रेशन तो नहीं आता, डिप्रेशन तो नहीं आता, क्योंकि डिप्रेशन अगर आएगा तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आप अगर डिप्रेस हो जाओगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन करने से प्यार करो। मैं आपसे बता रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस करे बगैर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं सॉल्व हो सकता। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है, बेस्ट अपीयर होना है और बेस्ट रिजल्ट के साथ निकल करके बाहर आना है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत है जरूरी है। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। जहां से मिले, जिस सोर्स से मिले, है ना, क्वेश्चन कराना होता है ना। यस, यही तो चाहिए आप लोगों के अंदर, यही जज्बा, यही एनर्जी, यही उत्साह, यही उद्गार चाहिए। उसके बाद तो देखो तुम पगला के रख देंगे, पूरा देश पागल हो जाएगा, पागल बना के देंगे। अभी तो बस पेश किए हैं, बस समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली बात जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था स्पेशल क्यों है ये, इसे हम स्पेशल क्यों कहते हैं। स्पेशल का मतलब समझते हो? इसका कंपोजिशन स्पेशल है, इनकी लोकेशन स्पेशल है, इनके अंदर पाई जाने वाली सेल स्पेशल हैं, ये काम स्पेशल करती हैं, इनका हमारे बॉडी में रोल बड़ा स्पेशल है। जैसे एक है जो स्केलेटल सिस्टम बनाती है, उसे कहते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और उस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बताया था आपको, एक होता है कार्टिलेज और एक होती है बोन। कार्टिलेज सेल्स कौन सी होती हैं जरा बताइएगा मुझे। कार्टिलेज सेल किसे कहते हैं? कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? कार्टिलेज बनाने वाली सेल को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज बनाने वाली सेल को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं।
कॉन्ड्रोसाइट आर द कार्टिलेज सेल्स। कार्टिलेज सेल का जो मैट्रिक्स होता है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है बेटा, वो कैसा होता है? मैट्रिक्स कैसा होता है? मैट्रिक्स इनका सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है एंड प्लायबल, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है और फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, या यूं कहूं प्लायबल लिखें ज्यादा बेटर है, इसे हम कहेंगे प्लायबल। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है उसी को लिख लेंगे, प्लायबल। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे रेजिस्ट कंप्रेशन। क्या करते हैं? दे रेजिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन को सह सकते हैं, दबाव को सह सकते हैं, ये दबाव को सह सकते हैं। तो सॉलिड होते हैं, प्लायबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, प्लायबल होते हैं, दे रेजिस्ट कंप्रेशन। और कॉन्ड्रोसाइट इनकी सेल्स होती है जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस में रहती हैं, जिसे हम लैक्यूना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्यूना कहते हैं। और जब बात आती है बोन की, तो बोन जो है हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी कहा जाता है, और इसकी सेल को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स, बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है बेटा? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैट्रिक्स जो होता है इस बोन का, ये इस मैट्रिक्स की वजह से कैसी होती है? ये बहुत ही हार्ड होती है और नॉन प्लायबल, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता, ये नॉन प्लायबल है। इसीलिए इसका फंक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग है। ये बॉडी के अंदर के टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब हमारे बॉडी में सारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो हमारा बना है, उसमें सबसे मेजर सपोर्ट जो है वो बोन्स प्रोवाइड करती है। और भी कुछ काम करती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाती है बोन। और उसके बाद है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्लड, थोड़ा सा लिम्फ के बारे में। वैसे ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में है, डिटेल में। क्या है? एनसीईआरटी ने भी साफ लिखा है, ये टॉपिक आप कहां पढ़ने वाले हैं? चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं थोड़ी बातें आपको बताऊंगा, थोड़े ग्लिम्स आपको सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे की कहानी शुरू करें, कार्टिलेज और बोन्स के बारे में समझ लेते हैं। रेडी एवरीबॉडी? कमर को टाइट कीजिए। कमर पे बेल्ट अगर लगी है तो उस बेल्ट को एकदम कस के बांध लीजिए। पजामा पहन रखे हैं तो पजामा का नाड़ा बिल्कुल टाइट कर लीजिए। और अगर नाड़ा नहीं है तो तौलिया बांध लीजिए कस के, रुमाल बांध लीजिए या गमछा बांध लीजिए, एकदम लपेट लीजिए, टाइट कर लीजिए। ठीक है? कुर्सी की पेटी बांधिए और शुरू करते हैं आज का खेला। हेडिंग लिखेंगे कार्टिलेज। थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, बुरा तो नहीं मानोगे? थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे। कार्टिलेज के बारे में बताने जा रहा हूं। कार्टिलेज दिखता कैसा है, कार्टिलेज कहां कहां पाया जाता है, और कितने टाइप के कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है? कितने टाइप के कार्टिलेज पाए जाते हैं, सबके बारे में बताऊंगा। हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। पहले से ही डन है, बच्चा कह रहा है सर पहले से ही डन है, पहले से ही कर लिया था, पहले ही कर लिया था, टाइट कर लिया था एकदम। हाँ, कोई बात नहीं। वो गमछा होता है ना, गमछा, एकदम उसी को ऐसे कमर पे, यहाँ पे ऐसे एकदम टाइट कीजिए। आइए, कार्टिलेज में कुछ खास चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, सबसे पहले एक डिग्राम ड्रॉ करता हूं कार्टिलेज का, जरा देखिएगा। कार्टिलेज को अगर आप जनरली देखेंगे तो कार्टिलेज में मैंने बताया था अवैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यहां एक बाहर की तरफ कार्टिलेज में बाहर की तरफ ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, मदर सेल पाई जाती हैं। कार्टिलेज बनाने वाली मम्मी है ये। कार्टिलेज का पूरा मसाला बनाने वाली मम्मी सेल्स होती हैं, जहां पर कुछ फाइबर्स भी पाए जाते हैं, और इनमें फाइबर्स अंदर भी मिलेंगे आपको। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको सेल्स दिखाई देंगी कार्टिलेज की कुछ ऐसी। कहीं कहीं कार्टिलेज की ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देंगी और कहीं कहीं सिंगल सेल कार्टिलेज की दिखाई देती है। लेकिन जहां भी ये दिखाई देंगे ये फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जिसको मैंने आपको लैक्यूनर स्पेस, लैक्यूना बताया था। फिर मैंने बताया था कि यहां पर फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इनके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर जो इन्हें स्ट्रेंथ या मजबूती देते हैं वो भी पाए जाते हैं। और अंदर की तरफ ये भरा हुआ है मैट्रिक्स या मसाला। जरा देखिए, जरा समझिए।
अगर ये डायग्राम आपके सामने खुलेआम मिल जाए तो आप सबसे पहली चीज देखेंगे, कार्टिलेज के बाहर के कवर को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। कार्टिलेज के बाहर के कवर को क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज के बाहर के कवर को क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। यहां जो आपको दिखाई दे रही है ये सिंगल कार्टिलेज सेल कही जाती है, कार्टिलेज सेल कही जाती है, इसे कहते हैं कार्टिलेज सेल कहते हैं। कैसा दिखता है कार्टिलेज? कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कार्टिलेज सेल, जिसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। और ये कॉन्ड्रोसाइट जो आपको अकेली दिखाई दे रही है, सिंगल सेल दिखाई दे रही है, ये मैच्योर सेल होती है। कैसी होती है? ये मैच्योर होने के बाद सिंगल अकेली हो जाती बड़ी होने के बाद ये अकेली हो जाती है। लेकिन जब छोटी होती है, जब इमैच्योर होती है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कई सारी कार्टिलेज सेल एक साथ पाई जाती है। जब ये ग्रुप ऑफ कार्टिलेज सेल दिखाई देती है ना, तब ये अकेली नहीं होती, ये ग्रुप में होती है। मतलब जब ये छोटी होती है तो इनके पास ग्रुप होती है, और जब ये बड़ी हो जाती है तो अकेली हो जाती है। बुढ़ापे में लोग कैसे अकेले हो जाते हैं इसका, हाँ डायग्राम बनाओ सना बेटा, बना लो तभी तो याद रहेगा। अकेली सेल कार्टिलेज सेल जो मैच्योर सेल होती है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं इमैच्योर कार्टिलेज सेल। क्या कहते हैं? इमैच्योर कार्टिलेज सेल कहते हैं। इमैच्योर कार्टिलेज सेल्स ग्रुप में पाई जाती हैं। कॉन्ड्रोसाइट जब इमैच्योर होती हैं, ठीक है। कार्टिलेज सेल के अंदर जो पेरिकॉन्ड्रियम चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कैसा होता है? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या डेंस इर्रेगुलर फाइबर्स पाया जाता है। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अंदर इट कंटेन्स कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, इसके अंदर पाई जाती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। यही कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कही जाती हैं, जो कार्टिलेज सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लिखेंगे दीज कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट। साइट। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फिर देखो कार्टिलेज सेल जिस फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स के रहती हैं, अंदर रहती हैं, उस फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स को अराउंड द कार्टिलेज इसे कहते हैं लैक्यूना। द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स, द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स अराउंड कार्टिलेज सेल, मैट्रिक्स अराउंड कार्टिलेज सेल विच इज कॉल्ड लैक्यूना। क्या कहते हैं इसे? इसे लैक्यूना कहते हैं। लैक्यूना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्यूना। और जो फाइबर्स यहाँ पाए जाते हैं उसे कहते हैं कोलेजन फाइबर्स। क्या कहे जाते हैं? कोलेजन फाइबर्स। मैंने आपको बताया था एनिमल टिश्यू में सबसे ज्यादा, एनिमल बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन होती है वो कोलेजन के फॉर्म में होती है। अब मुझे ये बताओ, ये चित्र सबको समझ में आ रहा? मैंने कहा कार्टिलेज को अगर आप देखोगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेली पाई जाती है, मैट्रिक्स पाया जाता है। कार्टिलेज वो स्ट्रक्चर है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स पाई जाती हैं। जहां ग्रुप में दिखाई दे रही है कॉन्ड्रोसाइट वो है इमैच्योर सेल्स, और जो अकेली है वो है कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर कार्टिलेज सेल होती है। बाहर की कवरिंग में आप देखोगे यहां पर डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कार्टिलेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। और इस पेरिकॉन्ड्रियम में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं जो डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके यही कार्टिलेज सेल्स बनाती हैं। ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है। तो कार्टिलेज कैसी दिखती है वो आपको समझ में आ रहा है? कार्टिलेज कैसी दिखती है ये सबको समझ में आ रहा है? बताओ। अब मैं आपको बताऊंगा कार्टिलेज के टाइप्स। क्या बताऊंगा? कार्टिलेज के टाइप्स बताने जा रहा हूं। कितने टाइप के कार्टिलेज और कहां कहां होते हैं, एग्जांपल ही याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। टाइप ऑफ कार्टिलेज विथ इट्स एग्जांपल। ठीक, डन है। क्लास क्वेश्चन की ब्लैंक पीडीएफ प्रोवाइड कर देना, जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, एनिमल टिश्यू जैसे ही खत्म होगा तो क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए वो सब की पीडीएफ पहुंचा दूंगा आप तक, बैच में अपलोड करवा दूंगा। या फिर आप वो टेलीग्राम हुआ ज्वाइन किए हो कि नहीं किए हो? गुरुजी वाला टेलीग्राम ज्वाइन है कि नहीं ज्वाइन है? अगर वो टेलीग्राम ज्वाइन किए हो तो उसी पे डलवा दूंगा।
डन, क्लियर है बेटा, वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा, अब आते हैं अगले पार्ट पर, कार्टिलेज के टाइप्स। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कार्टिलेज के टाइप्स के एग्जांपल्स बस हमें याद रखने हैं। मेनली कार्टिलेज जो होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा? कैटेगरी नंबर 1 एक होता है जिसे कहते हैं हायालीन कार्टिलेज। क्या कहते हैं? हायालीन कार्टिलेज, हायालाइन कार्टिलेज, हायालाइन कार्टिलेज। क्या कहते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज कहते हैं। दूसरा कार्टिलेज जो होता है उसे कहते हैं व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, व्हाइट फिब्रो कार्टिलेज कहते हैं, फिब्रो कार्टिलेज कहते हैं। और एक होता है 3 नंबर जिसे कहते हैं येलो इलास्टिक कार्टिलेज। क्या कहते हैं? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। क्या कहते हैं? येलो इलास्टिक कार्टिलेज, येलो इलास्टिक। ये मेनली 3 कैटेगरी है। एक और कैटेगरी होती है अलग स्पेशलाइज जिसे हम कैल्सिफाइड कहते हैं। नहीं है, नहीं पढ़ना ही नहीं है ना, उसको जाना ही नहीं उधर कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस पे। हम सीधा आते हैं कार्टिलेज के टाइप्स पर। और कार्टिलेज के टाइप्स होते हैं बेटा, एक है हीलीन कार्टिलेज, एक है व्हाइट फिब्रो कार्टिलेज और एक है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये 3 तरह के कार्टिलेज मेन है जो पाए जाते हैं। अब आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इसके लिए आपका यहां पर मैं ये चैट जो है इसको रोक देता हूं, ठीक है? इसको चैट को थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं। आप देखो, कहता है हायलीन क्या है? हायलीन ग्लास लाइक अपीयरेंस की वजह से नाम रखा है हायालाइन। हायल का मतलब यहां पर होता है ग्लास जैसी अपीयरेंस, शाइनी, बिल्कुल ग्लास जैसा चमकता हुआ। लिखेंगे ये जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है बेटा, हाइलाइन कार्टिलेज कहां पाया जाता है? इसका एग्जांपल लिखेंगे हाइलाइन कार्टिलेज। इसे ट्रैकियल रिंग्स में आप देख सकते हैं, ट्रैकियल रिंग्स में आप देख सकते हैं, ट्रैकियल रिंग्स में आप देख सकते हैं, अपने रिब्स में देख सकते हैं। इन्हें कहते हैं कोस्टल रीजन में, कोस्टल कार्टिलेज भी कहते हैं, जो रिब्स में पाई जाती है, नेजल सेप्टम में पाई जाती है, नेजल सेप्टम में पाई जाती है। अब आप कहोगे सर नेजल सेप्टम क्या होता है? देखो अपनी नाक देखो, अपनी सुंदर नाक को सभी लोग टच कीजिए, महसूस कीजिए, अपनी सुंदर सी नाक को ऊपर से टच कीजिए, ये पूरी प्यारी सी नाक, आहा। ये जो है इसका पॉइंट ये है बेस, इसे कहते हैं बेस। और ये होती है मेन बॉडी, जहां पे लगा हुआ है ना नाक, उसे कहते हैं बेस। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं मेन बॉडी। जब आप देखेंगे नाक के नीचे ऐसे 2 होल्स दिखाई दे रहे होंगे जिधर से एयर अंदर जाती है या बाहर आती है, निकाल के दिखाइए, इधर से निकालिए। फिर अरे मैं नहीं करूंगा, सर्दी हुई है, कुछ मसाला बाहर आ सकता है। है आप कर सकते हैं। अब देखिए सांस खींचिए तेजी से अंदर, तो नाक के जिस छिद्र से एयर अंदर जा रही है या बाहर निकल रही है उसे कहते हैं नॉस्ट्रिल। और उन्हीं नॉस्ट्रिल्स के बीच में एक पार्टीशन लगा हुआ है, ये देखिए, ये लाइव टेस्टिंग देखिए, लाइव कैमरामैन फोकस करो, ये देखो, ये जो नीचे वाला लाइन दिखाई दे रहा है जो नेजल होल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है उसे कहते हैं नेजल सेप्टम। सेप्टम मतलब पार्टीशन होता है। तो नाक के अंदर जो होल है, नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसी को कहते हैं सेप्टम, नेजल सेप्टम। तो वहां कौन सा होता है? हाइलीन कार्टिलेज होता है। इसके अलावा बोन का जो टर्मिनल सरफेस होता है ना, जो बोन्स होती है उनका ऊपर का हिस्सा होता है, उसे एपिकल सरफेस ऑफ बोन कहते हैं। उसे आर्टिकुलर सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि दूसरी बोन से वो वहीं जुड़ता है, उसी पॉइंट पे जुड़ता है। एक बोन दूसरी बोन से जिस पॉइंट पे जुड़ती है उसे आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं एट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स। बोन्स के जो ऊपरी हिस्से को हम आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, वहां पर भी हाइलीन कार्टिलेज पाया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, हमारी जो बोन्स होती है ना, बहुत सारे बोन्स जो होती हैं, मेनली मैं लिम्ब बोन्स की बात करता हूं, लिम्ब बोन जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो बोन्स कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनती हैं। एनसीईआरटी भी लिखती है मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज या वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में कार्टिलेज बोन्स से रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेज सेल्स पे बोन्स आ जाती हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे तो ये किस में होता है? हाइलीन कार्टिलेज में होगा। लिखेंगे मोस्ट ऑफ दिस कार्टिलेज, स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट ऑफ दिस कार्टिलेज, मोस्ट ऑफ दिस कार्टिलेज
दिस कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज की बात चल रही है। मोस्ट ऑफ दिस कार्टिलेज इज या इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियो लिखेंगे, इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियो, वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो होते हैं, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, एम्ब्रायोज, रिप्लेस्ड बाय बोन्स, रिप्लेस्ड बाय बोन्स। मेनली आपकी जो लिम्ब बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं, ये जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना है, ये ह्यूमरस बाइसेप्स बोन, ये रेडियस अल्ना, फोर आर्म, ये सारी बोन्स कार्टिलेज होती हैं पहले। बाद में उसी कार्टिलेज के ऊपर बोन की सेल डिपॉजिट हो जाती है और फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है कार्टिलेज से बोन का। तो बहुत सारी हाइलीन कार्टिलेज बोन में रिप्लेस हो जाती हैं और ये इसके एग्जाम्पल का पॉइंट और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको यहां पर नोट कर लेनी चाहिए। यह है हाइलीन कार्टिलेज। अगर मैं वही बात करता हूं व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज की, कार्टिलेज नंबर 2 की बात करता हूं, जरा फोकस करेंगे कैमरामैन की तरह, कैमरामैन इधर फोकस करो। चलो, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। अब कह रहा है यहां व्हाइट कोलेजन फाइबर्स अबंडेंस में पाए जाते हैं, काफी स्ट्रेंथ देते हैं, इसीलिए काफी स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। तो जो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है, जहां व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं, इसके एग्जांपल आप लिखेंगे आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। कहां पाया जाता है? लिखेंगे इन द बिटवीन द वर्टिब्री। कहां पर? बिटवीन वर्टिब्री। हमारी जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, बिटवीन वर्टिब्री। जैसे आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम को देखेंगे ना, ये देखो, ये मान लो एक वर्टिब्री है, एक वर्टिब्री की मेन बॉडी है और ये इसमें प्रोसेसेस होते हैं, ये आउटग्रोथ होती है जिसे प्रोसेसेस कहते हैं। ये आपकी दूसरी वर्टिब्रल कॉलम है, कह रहा है ये इसकी दूसरी वर्टिब्रल कॉलम है, ये इसके प्रोसेसेस हैं। ये देखिए, ये प्रोसेसेस होते हैं और यहां पर एक आउटग्रोथ होती है, ये सारे आउटग्रोथ प्रोसेसेस कहे जाती है। देखो, ये आउटग्रोथ को प्रोसेसेस कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम है आपकी। कहते हैं इन वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो हिस्सा होता है, यहां पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या पाई जाती है? यहां पर पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये देखो, आपके वर्टिब्री के बीच बीच में कुशन करने के लिए एक पैड, कुशनिंग पैड पाई जाती है, जिसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को अगर आप देखेंगे, ये इसमें जो कार्टिलेज पाई जाती है वो पाई जाती है, ये देखिए, इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसे कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इसे कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क होता है उसी को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो उसी को व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज बनाती है। इसके अलावा ये तो था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे, ये था पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल कोई कहे तो आप लिख सकते हैं बिटवीन जो पेल्विक गर्डल होती है, जहां पाया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या पाया जाता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो आपकी पेल्विक गर्डल होती है ना, जिसे हिप बोन्स कहते हैं, जहां पर हिप ज्वाइंट बनता है, हिप ज्वाइंट जहां बनता है वहां पर बटरफ्लाई के शेप की एक हड्डी इधर एक हड्डी इधर, दोनों फ्यूज होकर कैसे बटरफ्लाई बनाती हैं। कह रहे इस बटरफ्लाई में दो बोन जहां फ्यूज होती है ना, ये पेल्विक गर्डल जहां फ्यूज होती है, उसका जो फ्यूजन पॉइंट होता है, यहां पर फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, यहां व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज होता है, उस पॉइंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस इन पेल्विक गर्डल। कहां पर? इन पेल्विक गर्डल। जब बोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाऊंगा, वहां पर डायग्राम में फिर से आएगा तो मैं आपको वहां पर फिर से बता दूंगा। अभी बस इमेजिन कर लो, हिप गर्डल, राइट और लेफ्ट जो हिप वाली गर्डल होती है, वहां पर ऐसा स्ट्रक्चर है, उसमें फ्यूजन पॉइंट जो होता है, जहां ये दोनों आपस में फ्यूज करती हैं, इस पॉइंट पर वहां व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज होता है, व्हाइट फाइबर्स से बना हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम कहते हैं येलो इलास्टिक, पीले फाइबर, जहां पर इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं, इलास्टिसिटी को सपोर्ट करता है, जैसे कि आपके टिप ऑफ द नोज में, टिप ऑफ द नोज में इलास्टिक कार्टिलेज होता है। समझ में आ रही बात? एपिग्लॉटिस में
जो आपका विंड पाइप की ओपनिंग होती है वहां पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है और उस एपिग्लॉटिस में भी पाई जाती है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज आपके ईयर पिन्ना में भी आपको मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी? ईयर पिन्ना में। ईयर पिन्ना, आपका जो ईयर पिन्ना है ना, ये ईयर ज्वाइंट जहां लगा होता है, ये देखिए, ये जहां पे मैं कान को खींच रहा हूं ऐसे, कह रहे इसकी वॉल में आप देखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। आपकी नाक में जो होता है, नाक की टिप जो होती है यहां पर पाया जाता है, इस टिप ऑफ द नोज पे पाया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। लेकिन नेजल सेप्टम में अगर कोई पूछेगा, इस लाइन पे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? वहां बताएंगे हाइलीन कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको ये थोड़ा बहुत पॉइंट्स याद करना है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो फटाक से अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। जो विंड पाइप है उसमें ट्रैकिया में रिंग्स पाई जाती हैं, वहां पर पाया जाता है हाइलीन कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज जहां रिब्स होती हैं वहां पर पाया जाता है जो कार्टिलेज, उसे कहते हैं हाइलीन कार्टिलेज। नेजल सेप्टम में जो पाया जाता है वहां पर पाई जाती है हाइलीन कार्टिलेज। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स, बोन की जो सरफेस होती है उस सरफेस पर पाया जाता है हाइलीन कार्टिलेज। बताओ, क्या ब्रजमोहन शास्त्री को समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ गई? एपी माथुरिया को समझ में आ गया है? सोनाक्षी बेटा को समझ में आ गया? थाला फॉर द रीजन को समझ में आ गया? आर्या दोषी को समझ में आ गया है? तो बताएंगे मुझे। कहता है यहाँ पर व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, यहाँ इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। ये तीन तरह के मेजर कार्टिलेजेस हमारे पास पाए जाते हैं। भाई साहब बिजली कड़क रही है, जो गरज चमक के बारिश हो रही है भाई साहब, गजब मचा हुआ है, गदर मचा हुआ है बाहर। बिजली अलग कड़क रही है, दम दम दमाक दम दम दमाक चल रहा है बाहर। बोलो, आया समझ में? नेजल सेप्टम बता दूं, ये देखो नाक देखो, एक होल इधर है, एक होल इधर है। ये बीच वाली लाइन जो होती है इसको कहते हैं नेजल सेप्टम। सिंपल है यार, कैसी बातें करते हो एक ही बात को। ये आपकी खूबसूरत ना आए, इतनी खूबसूरत भी नहीं है। ये देखो, ये रही खूबसूरत सी नाक। इस नाक के बीच में एक पार्टीशन होता है। ये वाला जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये पार्टीशन समझ लीजिए। यहां पर ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है जो नेजल चैम्बर को दो हिस्सों में काट देती है, बांट देती है। इस बटे हुए हिस्से को आप देखोगे तो इसी को कहते हैं नेजल सेप्टम। क्या है ये? यही है वो, यही है नेजल सेप्टम, यही है नेजल सेप्टम। ठीक है, यही है नेजल सेप्टम। ईयर पिन्ना बता दो, मजे ले रहे हो ना, बता दो ना। ईयर पिन्ना मतलब ये कान वाला, ये जो बाहर का हिस्सा है ना, इसी को ईयर पिन्ना कहते हैं। कह रहा है बता दो, फिर से बता दो, फिर से बता दो। ईयर पिन्ना कौन फिर से पूछता है यार? मजे ले रहे हो ना माट साहब के। चलो आ जाओ, अब आते हैं बोन्स पर। बोना सिंह के बारे में बात करते हैं। श्रीमान बोना सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। बता दो सर। यू आर, आप बिना ई के डन हो सर। लिख के बताऊं? रहने दो, पूकी मास्टर बना दोगे मुझे तुम। बच्चा कह रहा है सर आप बिना ई के डन हो। ये डन हो मतलब डॉन मास्टर, डॉन दादू है। लैरिंग्स में देखो, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, उसमें टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं। उसमें इलास्टिक कार्टिलेज भी होता है, हाइलीन भी होता है, मिक्स होता है। तो ज्यादातर तो उसमें इलास्टिक होता है, इसलिए लोग उसको इलास्टिक में हाइलीन होता है, लोग हाइलीन लिख देते हैं। लेकिन लैरिंग्स में मिक्स टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? मिक्स टाइप के होते हैं। लैरिंग्स में हाइलीन ज्यादा होता है, इलास्टिक कम होता है, लेकिन होता दोनों है। इसलिए लैरिंग्स में आप अभी कंफ्यूज ना हो। जब 9 कार्टिलेजेस लिखवाऊंगा, 9 में से कौन सा इलास्टिक है कौन सा हाइलीन होता है वो अलग से लिखवा दूंगा। बट अगर क्वेश्चन में आ गया, पूछ दिया, तो लैरिंग्स से याद रख लेना, हाइलाइन लैरिंग्स, इन दोनों में एल याद रख सकते हैं। अब कहोगे सर इलास्टिक में भी एल होता है, इलास्टिक में भी एल होता है। ज्यादा तुम लोग पढ़ना क्यों चाहते हो? इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो भाई? जब बता रहा हूं तो कह रहे देखो ये हायल है ना, हायल क्या है? अल, हायल। ये देखो लैरिंग्स में एल, लैरिंग्स LARY, लैरिंग्स में आप देखो LAL, ऐसे उल्टा AL आ रहा है ना, वैसे ही हाईलाइन में भी ये देखो यहां पर सीधा AL आता है। क्या आता है? सीधा AL आता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है।
हाँ वही मैं भी कह रहा हूं, इतना डीप नहीं पढ़ना है पंकज, छोड़ दो बस, इतनी बात जितना मैं बताऊं उतना पढ़ लो, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, जितना मैं पढ़ाऊं उतना जरूर पढ़ लो, बाकी सब छोड़ दो बेटा, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं नहीं हूं ना। चलो आ जाओ, बोन्स पढ़ लें, एवरीबॉडी रेडी। इफ्तियाकुल यार तुम रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। इफ्तियाकुल क्या कुछ कह रहे क्या सर मेरे फादर, ओ माय गॉड यार शिट, इफ्तियाकुल बेटा फादर की डेथ हो गई तो यहाँ क्या कर रहे हो, छोड़ दो क्लास भैया, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, जाओ यार प्लीज, फैमिली को जरूरत है आपकी। कैसी बातें करते हो यार, और क्लास में आकर के लिख रहे हाउ आई स्टडी, क्यों पढ़ रहे हो, मत पढ़ो अभी, थोड़ी देर छोड़ दो, थोड़ी देर फैमिली को जरूरत, अगर आज हुई है तो, और टाइम हो गया है, पिताजी काफी टाइम से घर में नहीं है, तो आप अब तो आपके पास पढ़ाई करने का सबसे बड़ा मोटो है, फैमिली को सपोर्ट देने के लिए आपके पास मौका है, फैमिली को सपोर्ट देने का मौका है, अभी यही तो टाइम है पढ़ाई करने का, अगर समय हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, यही तो वो टाइम है जब अपने उस दुख को अपनी ताकत बनानी है, अपने फादर को चाहने के बाद भी उनका नाम लोग लें, प्राउड नाम लें उनका, यही तो सही टाइम है यार मेरे भाई। और अगर आज की बात है तो सो सॉरी बेटा, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस सुन करके, क्लास में इन चीजों को आप मत बताओ, जाओ हो गया हम समझ गए, मत किया करो बेटा, ऐसी सिचुएशन में फैमिली को जरूरत होती है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो फैमिली की वहां अगर खड़े नहीं रहे तो क्या ही पढ़ लिया है भाई, पढ़ाई लिखाई करके क्या ही कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं, और जब फैमिली को जरूरत है तो हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, नहीं जरूरत नहीं है, प्लीज बेटा पढ़ लिख करके क्या ही मतलब, जो काम फैमिली के लिए कर रहे हैं पेरेंट, क्या ही बोलो यार, कुछ बोलने लायक शब्द नहीं यार। चलो पढ़ते हैं, लेट्स फोकस बेटा, फोकस करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ये टाइम पढ़ाई पे फोकस करने का है। बोन क्या होती है, बोन हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी होती है, ये जानना जरूरी है कि बोन हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि बोन के अंदर सबसे ज्यादा मटेरियल इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, बोन को मजबूती देने के लिए, मैंने कहा ये हार्डेस्ट है, तो याद रखना किसी भी टिश्यू को हार्डेस्ट कौन बनाता है, या कोई भी टिश्यू हार्ड कैसे हो सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट मसाला होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है, और ये जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन, सिंस इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड एंड नॉन प्लायबल मैट्रिक्स, इसके अंदर नॉन प्लायबल मैट्रिक्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स पाया जाता है, हार्ड एंड नॉन प्लायबल मैट्रिक्स पाया जाता है, इसीलिए इसको हार्डेस्ट टिश्यू कहते हैं, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, कार्बोनेट्स पाए जाते हैं और फॉस्फेट्स पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बात बता दी थी, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जिनमें से कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स दोनों, इसमें लिखेंगे कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं एंड फॉस्फेट होते हैं, तो किसी भी फॉस्फेट होते हैं तो किसी भी टिश्यू का कंपोजिशन ही उसे हार्ड या सॉफ्ट बनाता है, किसी टिश्यू को सॉफ्ट होने के पीछे क्या रीजन है, उसके अंदर का कंपोजिशन, और किसी टिश्यू को हार्ड होने के पीछे रीजन है उसका कंपोजिशन। तो हार्ड क्यों है, क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, जो इसको मैक्सिमम, जैसे आप देखोगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स 60 to 70% पार्ट ऑफ बोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पार्ट ऑफ बोन बनाते हैं। अगर आप किसी भी बोन का स्ट्रक्चर देखोगे, किसी भी बोन को आप खोल करके देखोगे, उसके अंदर डीप जा करके देखोगे, मैंने बताया था ब्लड सप्लाई पाई जाती है, कार्टिलेज में नहीं पाई जाती, बोन्स में पाई जाती है। अगर किसी बोन के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा जा करके देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये देखो ये है कोई बोन, कोई एक लॉन्ग बोन हमने ड्रॉ कर ली, कोई एक लॉन्ग बोन हमने ड्रॉ करने की कोशिश कर ली, ये मान लो कोई लॉन्ग बोन है। मैंने आपको बताया था इसकी सरफेस जो होती है वो आर्टिकुलर सरफेस इसे कहते हैं, वो सरफेस जहां पर कोई और बोन जुड़ती है ना, उस सरफेस को आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं।
तो किसी भी लॉन्ग बोन के अंदर हो या किसी भी आर्टिकुलर सरफेस की जब आप बात करते हो, ये देखो यहां पर आप देख सकते हो, ये जो मटेरियल बना हुआ है, ये जो मटेरियल बना हुआ है, ये आर्टिकुलर सरफेस है। यहाँ हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। तो ये वाला हिस्सा आर्टिकुलर सरफेस है, किसी और बोन से जुड़ने की यही वो साइट है। मैंने फिर आपको बताया था कि यहां पर ब्लड सप्लाई भी पाई जाती है। बोन्स आर प्रोवाइडेड विद ब्लड सप्लाई एंड बोन्स आर प्रोवाइडेड विद नर्व सप्लाई। इसके अंदर आपको नर्व सप्लाई भी दिखाई दे जाएगी। बोन्स में ब्लड एंड नर्व दोनों सप्लाई पाई जाती है, और नर्व और ब्लड सप्लाई अंदर की तरफ फैली होती है, पूरे बोन के अंदर फैली होती है। मतलब बोन्स का रिपेयर इसीलिए कार्टिलेज से कंपेयर में फास्टर होता है। बोन एक हार्डेस्ट टिश्यू है क्योंकि इसके मैट्रिक्स में पाया जाता है हार्ड मटेरियल। अगर मैं आपसे कहूं कि इस लॉन्ग बोन के पार्ट्स को कैसे समझेंगे, तो लॉन्ग बोन का एक हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं एपीमाइसियम, और बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं, ये देखिए एपीमाइसियम नहीं, इसे कहते हैं एपीफाइसिस कहते हैं। एपीफाइसिस, जो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स होते हैं उन्हें कहते हैं एपीफाइसिस। जो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स होते हैं, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स को हम एपीफाइसिस कहते हैं। और बीच वाला हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं शाफ्ट या डायाफाइसिस। क्या कहते हैं? डायाफाइसिस। और जहां पर एपीफाइसिस और डायाफाइसिस का जंक्शन होता है उसे मेटाफाइसिस कहते हैं। नहीं जरूरत है उसको जानने की। जहां एपीफाइसिस और डायाफाइसिस का जंक्शन होता है उस जंक्शन पॉइंट को मेटाफाइसिस कहते हैं। छोड़ दो, नहीं जानना हमें। हमें क्या जानना है? इधर बीच वाला हिस्सा जो बॉडी होता है उसे कहते हैं शाफ्ट। उस शाफ्ट वाले पोर्शन को कहते हैं डायाफाइसिस। क्या कहते हैं? शाफ्ट वाले पोर्शन को कहते हैं डायाफाइसिस। और एंड्स वाले पोर्शन को कहते हैं एपीफाइसिस। एंड्स वाले पोर्शन को कहते हैं एपीफाइसिस। ये देखो, ये है एपीफाइसिस, ये है एपीफाइसिस, और बीच वाले को डायाफाइसिस नाम दे दिया। बीच वाले क्या नाम दे दिया बेटा? बीच वाले को डायाफाइसिस कह दिया। ब्लड और नर्व सप्लाई भी मैंने दिखा दी यहां पर ब्लड और नर्व सप्लाई भी जाती है। बोन्स में ब्लड एंड नर्व सप्लाई भी जाती है। क्या जाती है? ब्लड और नर्व सप्लाई भी जाती है। तो ये एक लंबी बोन है। इस किनारे वाले एंड वाले हिस्से को, इस टर्मिनल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हिस्से जो होते हैं इसे कहते हैं एपीफाइसिस। और ये जो एंड है ये है एपीफाइसिस, और बीच में जो दिखाई दे रही है ये है मेन बॉडी, इसे कहते हैं डायाफाइसिस। और जहां ये दोनों मिलते हैं उसे मेटाफाइसिस कहते हैं। ब्लड सप्लाई इसी के अंदर से, नर्व सप्लाई इसी के अंदर से होकर के जाती है। और जो टर्मिनल एंड आपको दिखाई दे रहा है, यहां हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। इसको आप देखो, आर्टिकुलर सरफेस इसे कहते हैं, वहां हाइलिन कार्टिलेज। अभी 2 मिनट पहले बताया था कि आर्टिकुलर सरफेस होती है, इसे कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। इसे कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। और इसी सरफेस पे पाई जाती है हाइलिन कार्टिलेज। क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है हायालीन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज बनी होती है। तो बोन के ऊपरी हिस्से पर कार्टिलेज है। अब कह रहे हैं अंदर क्या होता है सर, ये तो बताओ। तो एक किताब, अगर कोई पुरानी सी पतली सी आपके पास कोई आसपास किताब हो, यहां तो दिख नहीं रही हैं, यहां तो दिखत नहीं बा, मान लो यहां होगी, एनसीईआरटी एक होगी। हे प्रभु, एक एनसीईआरटी मिल जा। पुरानी वाली एनसीईआरटी है भाई साहब, पुरनकी वाली एनसीईआरटी बाय, पुरनकी वाली एनसीईआरटी बाय। अब जरा देखिए, ये पुरानी सी एनसीईआरटी किताब आपके सामने है, ये पुरानी सी एनसीईआरटी यहां पर रखेली है। अब इस पुरानी एनसीईआरटी को मैं क्या कर रहा हूं, इस पुरानी एनसीईआरटी को मैं ऐसे, एक आपके सामने हो कोई पतली सी किताब हो तो उसको ऐसे मोड़ करके ऐसे गोल बना लीजिए। ऐसे गोल बना के देखिए, जरा देखिए, कह रहा है ये मोड़ करके गोल बना करके देखिए। और फिर आप देखेंगे यहां पर ये पन्नों की जो लेयर दिखाई दे रही है, ये पन्नों की लेयर जो दिखाई दे रही है, यही होता है बोन का मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है बोन का मैट्रिक्स, इसी तरह के पन्नों की अरेंजमेंट से होता है। ये देखिए, ये जो पन्ने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जब आप फोल्ड करेंगे तो यहां पर जो पन्नों की तरह ऐसा फोल्ड दिखाई दे रहा है, यही बोन, इतना सॉलिड और कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है बोन के मैट्रिक्स का। ये देखिए, ये बोन के मैट्रिक्स का जब आप फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसी बोन होती है, ऐसी लंबी सी बोन आपको दिखाई दे रही होगी, ये लंबी सी बोन दिखाई दे रही होगी, बीच में हॉलो कैविटी भी दिख रही होगी।
यही वो रास्ता है जिधर से जिसके अंदर बोन मैरो भरी होती है। ये मैरो कैविटी है। बोन के अंदर जो हॉलो कैविटी होती है उसे मैरो कैविटी कहते हैं। मतलब अगर आप यहां देखेंगे इस बोन के अंदर बीचों बीच देखेंगे तो एक कैविटी सी होती है जिसे मैरो कैविटी कहते हैं। बीचों बीच एक कैविटी होती है जिसे मैरो कैविटी, बोन मैरो कहा जाता है। इसके अंदर बोन मैरो पाई जाती है। आपको मैं बता दूं, आपको जानकारी लेनी चाहिए। कह रहे सर सेंटर में जो होती है, सर जो सेंटर में होती है, ये जो सेंटर वाली होती है, ये जो दिखाई दे रही है अंदर बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में दिखाई दे रही है, इसके अंदर येलो बोन मैरो भरी होती है। इसके अंदर पीली वाली बोन मैरो भरी होती है, इसे कहते हैं येलो बोन मैरो। और जो किनारों पर भरी हुई है बेटा जी, ये जो किनारों पर भरी हुई है, इस किनारों पर भरी हुई है, इन किनारों पर जो भरी होती है, इसके अंदर भरी होती है बेटा रेड बोन मैरो। क्या होती है? रेड बोन मैरो होती है। अंदर सेंट्रल कैविटी देखो, बोन के अंदर सेंट्रल कैविटी दिख रही है, इसमें बोन मैरो है। रेड बोन मैरो किनारों पर होती है और सेंटर में येलो बोन मैरो होती है। चाहो तो वो भी लिख लो बेटा, मौज आ जाएगी जिंदगी में अगर याद हो गया बढ़िया से। तो यही वो जगह है जहां से ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। ये देखो, यही वो जगह है जहां से ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। किनारों पर पाई जाती है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो होती है किनारों पर, एंड्स पर। यहीं से ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स, हमारी सारी बोन्स नहीं, सब बोन की बात नहीं हो रही, स्कल बोन की बात नहीं हो रही, ये हमारे रिब्स की बात नहीं हो रही, ये हमारे पटेला नीकैप की बात नहीं हो रही, ये गर्डल बोन्स की बात नहीं हो रही। बात हो रही है लंबी बोन, जो लॉन्ग बोन्स होती है। मेनली जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो लिम्स वाली बोन्स होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, फीमर, ये सब कह रहे इनके एक हिस्से पर रेड बोन मैरो और बीचों बीच में पाई जाती है, उसे कहते हैं येलो बोन मैरो। क्या पाई जाती है? येलो बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो। और इसी मैरो के अंदर सेल्स होती हैं जो ब्लड सेल प्रोडक्शन करती है। ब्लड सेल का प्रोडक्शन मतलब इस किताब को जब मैंने फोल्ड करके दिखाया तो आपको एक लंबी सी बोन दिखाई दी, इसके अंदर हॉलो कैविटी दिखाई दे रही है जिसको हम बोन मैरो वाली कैविटी कहते हैं। इसके अंदर बोन मैरो भरी हुई है और इसके ऊपर ये जो हिस्सा ये मैट्रिक्स का भरा है और मैट्रिक्स लेयर के फॉर्म में होती है। ये देखो मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स में सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स पैक्ड होती हैं, बिल्कुल डेंसली पैक्ड होती हैं। कैसी होती हैं? डेंसली पैक्ड। अभी आपको दिखाता हूं, जरा इसका क्रॉस सेक्शन जरा देखिएगा मेरे बच्चों। अभी इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं मैं। एक बोन का सेक्शन कट करके जब देखोगे भाई तो जिंदगी का असली मजा अब आएगा। ये देखो, जब आप एक बोन का हिस्सा कट करते हैं, जैसे मान लो ये हमने किसी गोल बोन को, जैसे मान लो हमने इसका क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, गोल बोन है और मैंने कहा इस गोल बोन के बिल्कुल सेंटर में मैरो कैविटी है, बोन मैरो भरी हुई है। सेंटर में कैविटी है, बोन मैरो भरी हुई है। इस बोन मैरो के अगर मैं सेंट्रल वाले पार्ट में से एक पीस, केवल इतना हिस्सा मैंने निकालना है। ये देखो, इस बोन का इतना हिस्सा मैं निकालने जा रहा हूं। अब मैं इस बोन से इसका केवल इतना हिस्सा निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं बेटा? ये देखो, इस बोन का सिर्फ इतना हिस्सा निकाला। मजा तो अब आएगा। मैंने कहा पहले मैंने बोन का एक सेक्शन कट किया, मैंने एक गोल हिस्सा इसका काट लिया। क्या किया? इसका गोल हिस्सा काट लिया और काट के इधर निकाल लिया। और उसके बाद मैंने उस कटे हुए हिस्से का भी एक हिस्सा निकालने की कोशिश करी। पहले मैंने बोन कट करी, बोन का सेंट्रल पॉइंट कट करा और फिर मैं अब उस सेंट्रल पॉइंट का एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके आपको समझाने जा रहा हूं। इधर समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जब आप बोन को देखेंगे अंदर डीप जा करके, जब बोन के अंदर जाकर के आप देखेंगे, गहराई से उतर करके देखेंगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सबसे नीचे वाले हिस्से को देखो, सबसे नीचे भरी हुई है बोन मैरो। ये जो अंदर की तरफ भरी हुई है बेटा, इसे कहते हैं बोन मैरो। यह है बोन मैरो कैविटी थी जो मैरो से भरी हुई है। इसके अंदर हीमोपोइटिक सेल्स या ब्लड प्रोड्यूसिंग सेल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर ब्लड प्रोड्यूस करने वाली स्टेम सेल्स होती है, यही ब्लड सेल बनाती है। क्या बनाती है? ये ब्लड सेल बनाती है।
ये ब्लड सेल प्रोड्यूस करने वाली सेल्स यहां पाई जाती हैं, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स है जो लॉन्ग बोन्स में स्पेशली पाई जाती है, जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है। मैरो कैविटी में मैरो वाली सेल्स हैं, बोन मैरो भरी हुई है। उसके ऊपर सबसे बाहर बोन की जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ हिस्सा आपको दिख रहा होगा। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ हिस्सा जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, जैसे कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम था, यहां पर पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम है। ऑस्टिया मतलब बोन, ऑस्टियोसाइट बोन की सेल होती है, तो पेरिओस्टियम कवर पे आ जाता है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देखो, कहता है अब ये जो मैंने बताया मैट्रिक्स जो होता है वो लेयर्स के फॉर्म में होता है। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो लेयर के फॉर्म में दिखाई देता है। ये देखो बोन मैट्रिक्स लेयर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये लेयरिंग बना रखी है, लेयर्स बना रखी है, और उसी लेयर के बीच बीच के स्पेसेस में आपको मिलेंगी बोन की सेल। लेकिन मैंने फिर बताया, मैंने कहा ब्लड सप्लाई भी तो पाई जाती है। ये देखो, ये ब्लड सप्लाई भी तो पाई जाती है, और इस ब्लड सप्लाई के चारों तरफ भी मैट्रिक्स की लेयर्स ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट भी बनाती है। ये देखो, ये बोन मैट्रिक्स किस तरीके से लेयर बनाता है। कहीं सीधी सीधी लेयर्स परतें बनी हुई हैं और कहीं गोल गोल परतें बनी हैं। इन सारी बोन मैट्रिक्स की परतों को हम बोन की मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बोन लैमेली। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बोन की लैमेली, लैमेली। These are the layers of matrix. Matrix arranged in the form of layers, जिसमें कोलेजन के फाइबर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मिल जाएंगे, वो सब इसी लैमेली में पाई जाती है, और ये लेयर के फॉर्म में होती है। लैमेली का मतलब लेयर्ड अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, लेयर ऑफ मैट्रिक्स, इसे कहते हैं लेयर ऑफ मैट्रिक्स। और इन्हीं मैट्रिक्स के बीच बीच में पाई जाती हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये बोन की सेल्स जो होती हैं वो इन्हीं के स्पेसेस में पाई जाती है। देखो, ये सारी बोन की सेल्स है, बोन की सेल्स जो लैक्यूनर स्पेस या लैक्यूना में पाई जाती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बोन सेल कैसी दिखाई देती है। ये बोन सेल इन्हीं मैट्रिक्स के अंदर अरेंज्ड होती हैं। ये बोन सेल इन्हीं मैट्रिक्स के अंदर अरेंज्ड होती हैं, अरेंज्ड होती हैं, अरेंज्ड होती हैं, अरेंज होती हैं। तो आप लेवलिंग कर लो, ये बोन मैरो हो गई, ये लैमेली हो गई, ये बाहर वाली लैमेली, ये अंदर वाली लैमेली, और ये हो जाती है बोन की सेल्स। इसे लिखेंगे बोन मैरो, बोन मैरो। और यहां पर होती है ऑस्टियोसाइट्स। बोन की जो सेल्स होती है उन्हें कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और अंदर की तरफ बोन मैरो भरी हुई है, और बाकी सब लैमेली है। अब आप कहोगे सर ये लाल कलर से जो आपने बनाया वो क्या है? सर जी, ये जो लाल कलर से बनाया है, ये सेंटर वाला, ये क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई आती है, बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई आती है, और फिर वही ब्लड सप्लाई पूरे बोन में फैल जाती है। ये जो होल्स के बीचों बीच जो लाल कलर दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेशल कैनाल्स होती हैं जो कि बोन्स के अंदर पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हैवर्शियन, हैवर्शियन कैनाल। और ये सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन बोन, मैमल्स की बोन हमारी बोन्स में पाई जाती है, लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है। ये वो कैनाल है जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई आती है अंदर। बोन्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जाने का रास्ता है वो इसी पाइपलाइन के थ्रू होता है, इसे कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। लिखेंगे इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन बोन ओनली, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन लॉन्ग बोन्स। मैमल्स की जो मैमेलियन लॉन्ग बोन्स होती हैं, मैमेलियन लॉन्ग बोन्स ओनली, ये वो पार्ट है जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई, किसी भी बोन में ब्लड और नर्व सप्लाई जाती है, वो इसी के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है? लिखेंगे ब्लड एंड नर्व सप्लाई, फॉर ब्लड एंड नर्व सप्लाई, ब्लड एंड
नर्व सप्लाई। ब्लड एंड नर्व सप्लाई के लिए जो कैनाल होती है उसे हैवर्शियन सिस्टम या हैवर्शियन कैनाल कहते हैं, जो बोन के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बोन में सबसे बाहर के कवर को पेरिओस्टियम कहते हैं। अंदर की तरफ बोन मैरो कैविटी में मैरो भरी हुई है, और उन दोनों के बीच में लैमेली पाई जाती है, जो लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कही जाती है, लेयर ऑफ मैट्रिक्स कही जाती है। इनमें जो बोन की सेल्स होती है उन्हें ऑस्टियोसाइट कहते हैं, इन्हें बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। वो ऐसे ही इसी मैट्रिक्स के बीच के स्पेसेस में बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड है, और बीच बीच में फाइबर्स पाए जाते हैं जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर और क्या पाया जाता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स। आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स पाए जाते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं, एंड विद कोलेजन फाइबर्स। इसके अंदर पाया जाता है कोलेजन फाइबर, जो बोन को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, और बोन को इस लायक बनाता है कि वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए इसको हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अगर बोन का ये डायग्राम दिमाग में एकदम चमक गया हो, स्टार्ट से यहां से कहता है लॉन्ग बोन कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसके किनारों को एपिफाइसिस कहते हैं, और किनारों के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज चिपका होता है, हाइलिन कार्टिलेज चिपका होता है, पैड की तरह काम करता है, कुशन की तरह काम करता है। बोन के अंदर ब्लड नर्व सप्लाई आ रही है। बोन के अंदर बोन मैरो भरा है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। ये साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल है। क्या करती है? ये ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है। येलो बोन मैरो इमरजेंसी में काम करती है, जानकारी के लिए, और रेड बोन मैरो जो होती है नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन करती है, हीमोपोइसिस करती है, आरबीसी फॉर्मेशन करती है। हमारी जो ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है वो इन्हीं जगहों से बन करके आती है। ठीक है, कह रहे बोन के अंदर क्या है? काट के देखा तो पता चला बोन मैरो भरी थी, ऊपर पेरिओस्टियम कवर बनाता है जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, लैमेली लेयर ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं, और इनकी सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। बोन बनाने वाली सेल, बोन के अंदर पाई जाने वाली सेल ऑस्टियोसाइट है। बोन का मैट्रिक्स किससे बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर से बना होता है। सिंपल है। सेंटर में ब्लड और नर्व सप्लाई लेकर के आने वाली कैनाल का नाम होता है हैवर्शियन कैनाल। सिंपल है। अगर ये समझ आया है तो अब चैट बॉक्स को आपको भरना है। अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है यहां से। पहले तो ये डायग्राम आपने बना लिया है, फिर चैट बॉक्स को लाल कलर के दिलों से भर दिया है। जल्दी बताओ, क्या यहां तक की बात समझ में आई है बेटा? जल्दी बताओ मुझे, क्या यहां तक की बात समझ में आई है? चैट बॉक्स को लाल कलर के दिलों से एक बार भरना पड़ेगा आपको। चैट को एकदम लालम लाल कर दीजिए, और जल्दी से करेंगे। जितना जल्दी आप चैट को लाल करेंगे, जितना जल्दी मेरा दिल खुश होगा, उतना ही जल्दी हम लोग इस टॉपिक से आगे निकल पाएंगे। नोटेंद्र बाहुबली बना लिएंद्र, सभी लोगों ने बना लिया है। मजा आया? बहुत मजा आ रहा है बोन पढ़ने में, बोन का मसाला समझने में मजा आ रहा है। पढ़ा तो आपने बहुत बार होगा जूलॉजी में, ये सब है ना, पढ़ा तो बहुत बार होगा, लेकिन मजा कब आया है? अगर अभी आया है तो चैट बॉक्स में दिलों का वॉल्केनो, दिलों का गुब्बारा, दिलों के ढेर सारे गुब्बारे उड़ा दीजिए, मजा ला दीजिए। अपने दादू को भी मजेंद्र बाहुबली प्रोवाइड कीजिए। यस, है ना मजेदार? ठीक है, नोट कर लिया तो CKL, नोट कर लिया तो चैट बॉक्स को CKL लिख दीजिए। कॉपी कर लिया, नोटेंद्र बाहुबली कर लिया है तो नोटेंद्र भी लिख सकते हैं, है ना, नोटेंद्र लिख दीजिए। चलें आगे, कंटिन्यूएंद्र। तो आइए फिर, आइए बोन के कुछ फंक्शंस लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? बोन के कुछ फंक्शंस लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ बोन्स लिख लेते हैं। तुरंत से पहले लिख लेते हैं, वैसे तो हम बहुत सारे फंक्शन जानते हैं, लेकिन हम कुछ फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ बोन्स, फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन्स के कुछ फंक्शंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोन्स के फंक्शन में? बोन के फंक्शन से लिखेंगे फटाफट से। सबसे पहला, मेन स्ट्रक्चरल या सपोर्टिव फ्रेम बनाता है। इट प्रोवाइड्स या फॉर्म्स द मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम फॉर द बॉडी, स्ट्रक्चरल फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का एक ढांचा बनाने का काम करता है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाने का काम करता है। प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन
टू इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम होता है। इट इज द रिजर्वोयर ऑफ मिनरल्स, रिजर्वोयर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिजर्वोयर भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स, लिखेंगे इट सपोर्ट्स द बॉडी वेट। ये हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट करता है जब हम वॉक करते हैं, सपोर्ट्स बॉडी वेट। मेनली लिम्ब बोन्स की बात करूं तो हमारे लिम्ब बोन्स की वजह से ये हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट कर पाता है। और सम ऑफ द बोन्स, लिखेंगे द लॉन्ग बोन्स, द बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स are the site for production of blood cells, site for production of blood cells। ये हमारी ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। तो मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है बॉडी का। क्या बनाता है बेटा? ये बॉडी का मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है, ढांचा बनाता है। जैसे आप अपने बॉडी के अंदर इमेजिन करो आपकी हड्डियां किस तरीके से अरेंज है। ऊपर स्कल लगा हुआ है, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम लगी हुई है, हाथ और पैर की हड्डियां लगी हुई हैं और नीचे लिम्ब बोन्स। तो ये सारी बातें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बनाता है। प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। रिजर्वोयर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट सपोर्ट्स द बॉडी वेट एंड बोन मैरो, जो लॉन्ग बोन्स की होती हैं, यहां से ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है जिसे हम हीमोपोएसिस या हेमाटोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस कहते हैं, हीमोपोएसिस। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ये सारा का सारा गेम यही इन्हीं बोन्स से होता है, बोन्स के थ्रू होता है। समझ आया? ये तो बहुत सिंपल है, याद करने वाले पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए बता दिया, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए बता दिया। नोट कर लिया सबने? डन है? इसमें कोई डाउट इस पॉइंट में? मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ढांचा बनाने का, प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन, हमारे हार्ट को, लंग्स को या ब्रेन को, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, रिजर्वर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रोवाइड कर रहा है। ये सपोर्ट कर रहा है बॉडी वेट को, हमारे बॉडी के वजन को संभाल रहा है ना। नीचे अगर हम कहें अपने पूरे बॉडी का वजन हमने किस पे रखा हुआ है? अपने बोन्स पे, लिम्ब बोन्स पे सारा वेट रखा हुआ है। और साथ में बोन मैरो जो लॉन्ग बोन्स की होती है, दैट प्रोवाइड द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल प्रोडक्शन करने की साइट होती है। और आखिरी टॉपिक इसमें आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आखिरी इसमें आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हेडिंग लिखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा ही बताऊंगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह का फ्लूइड आपके बॉडी में पाया जाता है, एक मेन होता है और एक सपोर्टिंग होता है। एक मेन होता है, एक सपोर्टिंग होता है। एक मेन, एक सपोर्टिंग, जिसमें से एक है ब्लड और एक है लिम्फ। क्या डिफरेंस है पहले तो आप इसे समझो। मैंने कहा दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं, फ्लो करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो वाटरी फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है, जेली फॉर्म में पाया जाता है, जो फ्लो करता है भाई एक जगह से दूसरी जगह, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लेकिन मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ब्लड। ब्लड इज द मेन circulating fluid of the body, circulating fluid of the body, जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, एक जगह से दूसरे जगह पर चीजों को पहुंचाना इसका काम है। लेकिन के मेनली ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वेस्ट का ट्रांसपोर्ट भी करता है। एंड ईटीसी लिख सकते हैं यहां पर। ये रेड कलर्ड होता है। ब्लड कैसा है बेटा? रेड कलर्ड है। और रेड कलर्ड ब्लड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। नहीं बेटा, आरबीसी के होने ना होने से ब्लड का कलर लाल नहीं होता।
रेड कलर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। सिंस द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। जब हीमोग्लोबिन आई है तभी इसका कलर रेड हुआ है। आरबीसी का होना ना होना कलर डिसाइड नहीं करेगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का होना कलर डिसाइड करता है, याद रखिएगा। रेड कलर्ड होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, प्लस इसमें आरबीसी भी पाई जाती है, आरबीसीज पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, टू एंड फ्रॉम, ये टिश्यू पर टू एंड फ्रॉम, ये टू एंड फ्रॉम, ये सप्लाई लेके भी जाता है और टिश्यू से कलेक्ट करके ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स से ब्लड को कलेक्ट करके ले भी जाता है। इसका मेन काम है बाई डायरेक्शनल रोल। क्या प्ले करता है ये बाई डायरेक्शनल रोल प्ले करता है। ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में टिश्यू की तरफ भी होता है और टिश्यू से दूर भी होता है, टुवर्ड्स द टिश्यू एंड फ्रॉम द टिश्यू, दोनों तरीके का ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। एक ऐसा मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ द बॉडी जिसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसका मेन फंक्शन है हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट। इसका कलर लाल है क्योंकि इसमें ज्यादातर पाई जाती है, इसमें ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हीमोग्लोबिन। लेकिन वहीं एक ऐसा फ्लूइड जिसे लिम्फ कहा है, जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आप पढ़ेंगे, जिसे कंपेयर किया जाता है टिश्यू फ्लूइड से, जिसका कंपोजिशन हमारे टिश्यू में पाए जाने वाले फ्लूइड जैसा होता है। ये एडिशनल सपोर्टिंग टिश्यू होता है, सपोर्टिंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जैसे रेलगाड़ी के साथ मालगाड़ी होती है, वही है ये। रेलगाड़ी पैसेंजर से ले जाती है, मालगाड़ी माल्ड होती है, कोयलाड होती है। बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट करने वाले मटेरियल, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर रही है, कोयला का ट्रांसपोर्ट कर रही है, और घर बनाने के सामान जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट कह रहा है। ये भी सपोर्टिंग फ्लूइड है, ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, लेकिन ये मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेन इसका यूज होता है। ये सपोर्टिंग फ्लूइड है, सामान, गुड्स, ये सब ले जाने के लिए होते हैं। एक हेलीकॉप्टर, बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर जो गुड्स ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और एक हेलीकॉप्टर एक वायुयान है, एक हवाई जहाज जो लोगों को बैठा करके ले जाता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेन कौन है? ये है, जो चलता फिरता लगातार टिश्यू तक पहुंचाता है मसाला और टिश्यू से लेकर के जाता है। ये सपोर्टिंग फ्लूइड है। ये सपोर्टिंग फ्लूइड एडिशनल फ्लूइड के फॉर्म में पाया जाता है, और इस फ्लूइड को आप देखेंगे कलरलेस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? इट इज कलरलेस फ्लूइड, क्योंकि इसमें ना तो हीमोग्लोबिन है ना तो आरबीसी है। लिखेंगे हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी बोथ आर एब्सेंट। हीमोग्लोबिन आरबीसीज दोनों एब्सेंट होती हैं, ये दोनों ही एब्सेंट होती हैं। ये भी इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द मटीरियल, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द मटीरियल, मेनली द वेस्ट। इसका काम होता है मेनली वेस्ट ट्रांसपोर्ट करना, मेनली CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। ये वेस्ट का ट्रांसपोर्ट मेनली करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। इसको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इसका मेन रोल है कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना। यहां देखो, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट मेनली करता है। कहता है ये कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, लेकिन ये लिखेंगे यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है। क्या करता है? ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है इसका। ये हमेशा टिश्यू से मसाला कलेक्ट करके दूर ले जाता है, बस अवे फ्रॉम द टिश्यूज। क्या करता है? इट कैरीज द मटीरियल अवे फ्रॉम द टिश्यू, अवे फ्रॉम टिश्यूज। ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, टिश्यू से ब्लड में ले जाकर के मटेरियल को पोर करता है, वहां से टिश्यू से मटेरियल उठाता है और ले जाकर के ब्लड में गिरा देता है। इसीलिए इसे टिश्यू और ब्लड के बीच में एक मिडिल मैन कहा जाता है। लिखेंगे इट एक्ट्स लाइक अ मिडिल मैन, इट एक्ट्स लाइक अ मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। इसे बॉडी का मिडिल मैन कहते हैं, विच कनेक्ट्स, या ऐसे लिख लेंगे विच connect, establish the connection between blood and tissues,
ये ब्लड और टिश्यू के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जिसके बारे में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा लिम्फेटिक सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहां पर पढ़ाऊंगा कि ये दो तरह के सर्कुलेटिंग फ्लूइड किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बॉडी में किस तरीके से अपना काम करते हैं, इनका कैसे फंक्शन चलता है। इनके लिए हम दोनों सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आएगा। अभी केवल बेसिक डिफरेंस ब्लड और लिम्फ, ये दोनों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर पूछ दिया जाए कॉमन क्या है इन दोनों में, कहते हैं ये दोनों कॉमन है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दोनों है, दोनों बॉडी में फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? रेड कलर्ड, ये कलरलेस, इसके अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन, इसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं है। ये केवल एक दिशा में टिश्यू से ब्लड की तरफ जाता है, ये ब्लड जो है वो हार्ट से टिश्यू और टिश्यू से दूर, कह रहा है टिश्यू की तरफ भी जाता है, टिश्यू से दूर भी जाता है, मतलब ये बाई वे, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। इसीलिए इसको मिडिल मैन कहा गया है, जो ब्लड और टिश्यू के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है कि नहीं? मजेदार है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? एकदम झकास। बताइए, ब्लड और लिम्फ का ये डिफरेंस एकदम क्लियर? डन है? ब्लड और लिम्फ का ये डिफरेंस क्लियर है सभी लोगों को? एक बार चैट बॉक्स को थम्स अप करके बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि आपको ये टिश्यू वाला गेम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वाला गेम भी समझ आ चुका है। बताओ जल्दी से, जल पी लेते हैं, जल पीवानू मत जानी लाइफ। सभी लोग अपना अपना बॉटल उठाएं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग को मजा आने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं जूलॉजी में तुम लोग को ज्यादा मजा तो नहीं आने लगा? कुछ ज्यादा ही समझ में आने लगी हो, एकदम जूलॉजी एकदम बेहतरीन समझ में आने लगी है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो और नई नई बातें पता चल रही हो कुछ। वैसे तो बहुत सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन कुछ नई बातें भी। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बच्चों को कुछ सिखा करके भेजो। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पिछले साल भी पढ़े हुए हैं, पिछले साल भी पढ़े हुए होंगे कुछ बच्चे, लेकिन उन बच्चों को भी कुछ मसाला मिले, कुछ नया सीखने और जानने को मिले। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि आप जब भी पढ़ें तो आप कुछ ना कुछ सीखें। जैसे एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ ना कुछ रस बना करके दे जाती है, कुछ ना कुछ हमें पढ़ा करके चली जाती है ना? कुछ ना कुछ हमें पढ़ा करके चली जाती है। ये है हमारी एनसीईआरटी। जितनी बार पढ़ो कुछ और मिलता है, जितनी बार पढ़ो कुछ और मिलता है, बार बार हमें कुछ मिलता है। उसी तरह पढ़ाई में भी है, जब भी आप पढ़ें उठाएं तो कुछ नया सीखने को मिले, कुछ बेहतरीन सीखने को मिले। डिफरेंस के बेसिस पर ही क्वेश्चन भी आता है। ब्लड और लिम्फ में क्वेश्चन आएगा तो इनके डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, है ना? यस बेटा, पानी बैठ के पीना तो चाहिए, लेकिन बेटा अब देखो थोड़ा सा मैं इसीलिए थोड़ा सिप लेता हूँ, ज्यादा नहीं पीता हूँ। ये जो सिपर लगा हुआ है ना, इससे मैं थोड़ा पीता हूँ। बैठ के पीना चाहिए, रूल्स आर रूल्स, बट आई हैव टू ब्रेक सम रूल्स बिकॉज इन दिस रूम आई कैन नॉट अफोर्ड अ चेयर। एक चेयर यहाँ नहीं रख सकता मैं। चेयर इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि आपको पढ़ाते समय मैं बैठ नहीं सकता। ड्यूरिंग दैट वाइल आई एम टीचिंग, ओनली टीचिंग, ओनली टीचिंग, ओनली टीचिंग, इसलिए बैठना नॉट अलाउड। ओनली टीचिंग, ओनली टीचिंग। पानी पीना मतलब थोड़ा सा ड्रॉप सिप ले लिया, आपके सामने मजे आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं। थोड़ा गले को राहत मिल जाती है। ठीक, बोलो, इतनी बात समझ में आई? एक बच्चा कह रहा है सर अभी बैच स्टार्ट किया। अरे कहीं से स्टार्ट करो, अगर पढ़ने का मन हो तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो। कहानी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहानी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि बोन और कार्टिलेज सब आज ही तो फ्रेश पढ़ाया है, नया ही पढ़ाया। ब्लड और लिम्फ आज ही तो पढ़ाया है। क्या है? ये बॉडी के टिश्यू हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कहाँ ट्रांसपोर्टेशन? मैंने कहा जैसे कि रेलवेज होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेन करती है, कह रहा है साथ में सपोर्टिंग मालगाड़ी भी है। शरीर में कचरा ढोने का काम, वेस्ट ढोने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड ढोने का काम लिम्फ करता है। कहता है इसमें कलर होता है, इसमें कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं, आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन रोल हो गया। यहां पे देखो इनका मेन रोल है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करना। भाई ये जो होता है ये बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है। बाई डायरेक्शनल कैसे फ्लो करता है? अब समझना है इसको तो देख लो यार, देख लो कैसा है। ये देखो, ये है आपका हार्ट, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा? आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा। ये देखो, ये हार्ट ने ब्लड को पंप करेला है। करेला खाने वाला करेला नहीं, ये पंप करने वाला करेला है।
फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया। हार्ट का फ्लो समझ में आ रहा है, बाई डायरेक्शनल। देखो एक तरफ से ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है टुवर्ड्स द टिश्यू, और दूसरी तरफ से ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट से दूर जा रहा है, यह है ब्लड का सर्कुलेशन। क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन टिश्यू के तरफ भी है और टिश्यू से दूर भी है। टिश्यू के तरफ भी है और टिश्यू से दूर भी है। ये देखो, ये है टिश्यू। कौन है ये? कौन है ये है टिश्यू। ये देखो, ये है बेटा टिश्यू। कौन है ये टिश्यू है बेटा। ये कौन है? ये टिश्यू है। ये देखो, ये है टिश्यू। ये टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। कह रहे इस टिश्यू के तरफ भी मसाला आया है और इस टिश्यू से दूर भी जा रहा है। इस टिश्यू के तरफ भी मटेरियल आएगा और टिश्यू से दूर भी जाएगा। ये ब्लड का काम है। ये किसका काम है? ये ब्लड का काम है बेटा। क्या है? ये ब्लड का काम है। लेकिन 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 अब देखो, कह रहा है इसी टिश्यू वाले एरिया से कुछ मटेरियल को कैरी करके लिम्फेटिक सिस्टम, कह रहा है एक एडिशनल सपोर्टिंग सिस्टम होता है जो लिम्फ को कलेक्ट करके ब्लड में गिरा देता है। ये देखो, ब्लड और लिम्फ के बीच में कनेक्शन है। यहां पर ब्लड और लिम्फ के बीच में कनेक्शन, मैंने कहा एक और ऐसा स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो टिश्यू में जब एक्सेस, यहां देखो कह रहा है टिश्यू पे जब एक्सेस मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, टिश्यू पर जब एक्सेस ऑफ द मटेरियल कलेक्ट हो जाता है तो इस टिश्यू से अवे लेकर के ब्लड में ले जाकर के पोर कर देता है। तो ये वाला जो सिस्टम है वो लिम्फ वाला सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है वो ब्लड वाला सिस्टम है। ये लिम्फेटिक सिस्टम और ये ब्लड वाला सिस्टम। ये देखो, ये ब्लड का फ्लो है, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ब्लड का फ्लो बाई डायरेक्शनल है और लिम्फ का फ्लो यूनी डायरेक्शनल है। लिम्फ हमेशा ब्लड टिश्यू से फ्लूइड को कलेक्ट करके यहां ले जा करके ब्लड में गिरा देती है। टिश्यू से मटेरियल उठा करके ब्लड में गिरा देती है, लेकिन ब्लड हमेशा टिश्यू की तरफ जाता है और टिश्यू से दूर जाता है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मुझे, अभी दोनों में फर्क समझ में आया? लिम्फ का फ्लो ब्लड के फ्लो से कैसे अलग है? लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड के फ्लो से कैसे अलग है, ये समझ में आया? LYMPH, लिम्फ और ये जो ब्लड है, इन दोनों में फर्क समझ में आया? कैसे ब्लड बाई डायरेक्शनल फ्लो कर रहा है और कैसे लिम्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो करती है। ये टिश्यू से एक्सेस मटेरियल को कलेक्ट करके यहां से ले जाती है। बोलो, डन है? समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर समझ में आया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। और आता है आज का अगला टॉपिक, मस्कुलर टिश्यू। बात होने वाली है मसल्स की, और जब भी मसल्स की बात आ रही है, जब भी मसल्स की बात आती है तो मसल्स के नाम पर केवल और केवल आए। बचपन में ऐसा, बचपन में नहीं, काफी जब पढ़ते थे कॉलेज में, आप लोग की एज के हुआ करते थे, तब करते थे ये वाला टें। जब मसल्स की बात आती है तो मूवमेंट की बात आती है, जब मसल की बात आती है तो बॉडी की बात आती है, जब मसल की बात आती है तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बात आती है। यस, आ रही बात समझ में? नजर नहीं, नो नजर, नजर नहीं लगाना है। तो मसल्स की जब बात आती है तो मसल्स का मतलब एक ऐसा टिश्यू जो कॉलेज टाइम में होता था ये सब बेटा। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, जीवन अब मास्टरी में आ चुका है। कैसा आ चुका है जीवन? अब सुधर गया है, सुधार आ चुका है जीवन में। अब हम शरीफ हो चुका हूं, अब हम मास्टर हो चुका हूं, अब हम मास्टर हो चुका हूं। इसलिए शराफत हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं आजकल केवल शराफत का चश्मा लगा करके रहता हूं। इसीलिए आई एम ऑलवेज यूजिंग माई चश्मा, शराफत का चश्मा। आई एम ऑलवेज शरीफ, शरीफ दादू, अच्छा दादू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा? मसल्स का मतलब होता है, देखो मसल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आप देखेंगे कैसा टिश्यू होता है, विच शोज, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, शोज, आए दिख ही नहीं रहा है, द, शराफत का चश्मा लगाना पड़ता है भाई साहब। टीचर, टीचिंग लाइन एक ऐसी लाइन है ना भाई साहब, टीचिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जो इंसान को शरीफ बना देती है। अच्छा खासा इंसान भी शरीफ बन जाता है ना। सोचो मेरे जैसा इंसान शरीफ बन गया
तो बाकी तो कोई भी सुधर सकता है, कोई भी सुधर सकता है। आइए, कहता है शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स की बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है भाई साहब। शोज द प्रॉपर्टी ऑफ 1 एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, दूसरा एक्सटेंसिबिलिटी, तीसरा इलास्टिसिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब चौथी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। लिट्टी, हर जगह लिट्टी है, तो लिट्टी मतलब लिट्टी और चोखा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये चश्मा मुझे दे दो, ले लेना बेटा, जब भी मिलेंगे ये चश्मा आपके लिए गिफ्ट, ठीक है? आ जाओ इधर, समझो पहले क्या कहानी है। कहता है एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, 4 बेसिक प्रॉपर्टी। क्या? 4 बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा। फोकस फोकस, सभी लोग बातें कम फोकस ज्यादा। कहता है 4 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है? किसी को छुओ और वो उत्तेजित हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, मतलब कोई ऐसा सिस्टम जो न्यूरल सिस्टम से सिग्नल लेने के बाद एक्टिव हो जाता है। आफ्टर गेटिंग द सिग्नल, सिग्नल मिलने के बाद जो एक्टिव हो जाए, जो एक्साइट हो जाए, जो अपना काम करना शुरू कर दे, उसे एक्साइटेबल सेल कहते हैं। मतलब जब भी ये रेस्ट में रहती है तो पोलराइज्ड स्टेट में रहती है, सब पढ़ेंगे आगे। कहता है सिग्नल देने पे जो एक्टिव हो जाए, बस अभी इतना समझेंगे, जो सिग्नल देने पर एक्टिव हो जाए उसे एक्साइटेबल सेल कहते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी सेल जो अपने नॉर्मल साइज से, एक ऐसी सेल जो अपने नॉर्मल साइज से खिंचाव को सह सकती है। ये देखो, नॉर्मल साइज से खिंचाव को सह सकती है या खींची जा सकती है, उसे कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब जो खींची जा सके। कह रहे एक सेल है जिसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, इसे स्ट्रेचेबिलिटी भी कह सकते हैं। और इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक ऐसी सेल जो खींची जा चुकी है और वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। आप समझ के देखो, एक ऐसी सेल थी, ध्यान से देखना बेटा, मैंने कहा एक तरफ ऐसी सेल है, एक तरफ ऐसी सेल है जिसे अगर खींच दिया जाए, एक ऐसी सेल जिसे अगर खींच दिया जाए तो वो खिंचाव को सह सकती है, वो खींच सकती है, उसे कहते हैं एक्सटेंसिबल। और वहीं कहता है अगर कोई सेल खिंचाव होने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, ये तो भौतिकी फिजिक्स में आप पढ़ते हो, कहता है अपनी नॉर्मल पोजीशन में अगर कोई वो सेल आ जाती है वापस, तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। फर्क समझो, मैंने कहा एक सेल है जो ऐसे खींच दिया जाए तो ऐसे खिंच जाती है, वही सेल खिंचाव के बाद अपने वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, उसे कहते हैं इलास्टिक। खींचने के बाद पतलून ऐसे खींचने के बाद ऐसे खिंच जाए, उसे कहते हैं एक्सटेंसिबल। छोड़ दो वो वापस नॉर्मल में आ जाए, उसे कहते हैं इलास्टिक। खींच के छोड़ दो, नॉर्मल पे आ जाए, इलास्टिक। और लास्ट में आता है कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब अगर ये कोई मसल सेल है, एक सेल है जिसे नॉर्मल सेल अगर ऐसी है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसे छोटा किया जा सकता है। ये देखो, अ मसल सेल हैव द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप पॉइंट है। मैंने कहा एक्साइटेबल सेल सिग्नल देने पे काम करती है, एक्टिव हो जाती है। एक्सटेंसिबल का मतलब अगर इसे खींचा जाए तो ये खींच जाएगी, अगर दबाया जाए तो ये दब जाएगी। कह रहा है खींचोगे तो खींच जाएगी, दबाओगे तो दब जाएगी। एक्सटेंसिबल भी है, कॉन्ट्रैक्टाइल भी है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब दबा दिया जाए, एक्सटेंसिबल का मतलब खींच दिया जाए। लेकिन इन दोनों के बावजूद, कहता है दोनों के बावजूद नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सकती है, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन। जब भी ये रिटर्न हो जाती है टू नॉर्मल,
रिटर्न टू नॉर्मल, इसे कहते हैं इलास्टिक। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी सेल जो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है। और एक्सटेंशेबल का मतलब विच कैन बी एक्सटेंडेबल, कैन बी लेंथन। इसे लंबा भी किया जा सकता है, इसे छोटा भी किया जा सकता है, और ये इन दोनों के बाद वापस नॉर्मल में आ जाती है। इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो मसल की ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, मसल किससे बनी हुई है, मस्कुलर टिश्यू किससे बना हुआ है? लिखेंगे ऑल सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मेनली लिखेंगे मेनली मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा होता है? मेनली मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मसल सेल मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आई मसल्स एक्टोडर्मल होती है, आईज में पाई जाने वाली मसल, स्किन में पाई जाने वाली मसल्स एक्टोडर्मल होती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, आईज मसल और स्किन की मसल एक्टोडर्मल होती हैं, लेकिन मेनली मसल्स की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, जो ब्रिंग्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो रिलेटेड है बॉडी के डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स, लोकोमोशन, विच इज एसोसिएटेड विद, विच हेल्प्स in different types of movements, अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, वो मसल्स की मदद से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मूवमेंट जो कि लोकोमोटरी होते हैं, कुछ नॉन लोकोमोटरी होते हैं, नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट्स, नॉन लोकोमोटरी, और कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोकोमोटरी होते हैं, लोकोमोटरी। और ये बात आप समझ सकते हो, अपनी बॉडी में 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, लोकोमोटरी और नॉन लोकोमोटरी। जैसे मैं एक जगह पर खड़ा हूं और यहीं पर खड़ा होकर के अपने हाथ उठा सकता हूं, ये नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट है। अपनी गर्दन को ऐसे घुमा सकता हूं, ये नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट है। लेकिन अगर यही मैं अपनी जगह चेंज कर सकता हूं, अपनी जगह चेंज कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं और कई किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो इसके पीछे रीजन है, दैट इज लोकोमोटरी मूवमेंट। तो मसल्स हमारे बॉडी में हर तरह के मूवमेंट्स, लोकोमोटरी, नॉन लोकोमोटरी, वॉलंटरी, नॉन इनवॉलंटरी, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के मूवमेंट्स की कैटेगरी बनाई गई है। वॉलंटरी मूवमेंट जो अपनी इच्छा से किए जा सकते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट जो इच्छा से नहीं किए जा सकते। कह रहा है ये सारा जितना भी मूवमेंट्स आपकी बॉडी में हो रहा है, अगर आपने खाना खाया और वो खाना अंदर इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, ये कैसे हुआ? ये मूवमेंट से हुआ। आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड पूरे बॉडी में पहुंच रहा है, ये किसी न किसी मूवमेंट से हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जो आपकी इच्छा से हो रहे हैं, बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हैं जो बिना इच्छा के हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जिसमें आपको चलना पड़ता है, आप अपनी जगह बदलते हैं, उसे कहते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट, और जहां जगह नहीं बदलती उसे कहते हैं नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट। और इस तरह के मूवमेंट्स करने के लिए हमारे पास पाई जाती है मसल सेल्स पाई जाती हैं। मसल सेल्स को मसल फाइबर्स कहा जाता है। आप देखेंगे मसल को मसल फाइबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मसल सेल जो होती है वो लंबी होती है, इलॉन्गेटेड लाइक अ फाइबर। लिखेंगे मसल सेल, अ मसल सेल इज इलॉन्गेटेड लाइक अ फाइबर। कैसी होती है? दे आर इलॉन्गेटेड लाइक अ फाइबर, लाइक अ फाइबर, एक फाइबर की तरह इलॉन्गेटेड होती है, इसीलिए उन्हें मसल फाइबर कहते हैं। इसीलिए दस कॉल्ड मसल फाइबर, मसल सेल को ही मसल फाइबर कहा जाता है। और एक मसल फाइबर के अंदर, अगर आप मसल एक सेल के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, उन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं। सिंगल मसल फाइबर कंसिस्ट, अ सिंगल मसल फाइबर consists many parallelly arranged fibers। मसल के अंदर बहुत सारे फिब्रिल्स होते हैं या स्मॉल यूनिट्स होती हैं, कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर मसल सेल को कहते हैं, और मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे प्रोटीन से बने फिलामेंट्स होते हैं, पैरेलली अरेंज बंडल्स होते हैं,
उन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल्स। एनसीईआरटी में उसी मायोफिब्रिल को मायोफिलामेंट भी लिखा है, मायोफिलामेंट लिखा है, जो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में इसकी डिटेल वहां पर आपको मिलेगी। मसल सेल फाइबर कही जाती है एक बात है, और मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं ये दूसरी बात है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि एक सिंगल मसल सेल, अगर आप देखोगे एक मसल सेल कुछ ऐसी दिख रही है, अगर एक मसल सेल ऐसी दिख रही है जो लंबी इलोंगेटेड होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। मान लो मैंने कहा ये न्यूक्लियस है इसका, ये मान लीजिए कि ये इसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? ये इसका न्यूक्लियस है, ये मसल सेल का न्यूक्लियस है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि एक मसल के अंदर, एक सिंगल मसल सेल के अंदर, एक सिंगल मसल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे 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 प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स होते हैं। ये देखो, ऐसे करके बहुत सारे फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये देखो, ये बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जो मसल को, ये देखिए, मसल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर, मसल के अंदर बहुत सारे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इन्हीं फिलामेंट्स को हम मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स कहते हैं। अभी केवल देसी तरीके से समझिए, एक मसल सेल इलोंगेटेड होती है, एक मसल सेल इलोंगेटेड होती है। ये मसल सेल के अंदर मसल का न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये मायोफिब्रिल्स होते हैं। ये देखो, ये मसल का न्यूक्लियस है, ये मसल का साइटोप्लाज्म है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये है मसल के अंदर फिलामेंट जिसे मायोफिब्रिल कहते हैं, मायोफिब्रिल्स कहते हैं। तो सिंपल क्या है? मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू जिसमें बहुत सारी सेल्स, स्पेशल सेल्स पाई जाती है, जिनका काम है एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये मसल सेल मीजोडर्मल होती है मेनली, कुछ एक्टोडर्मल एक्सेप्शन है। कहता है हेल्प इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन लोकोमोटरी एंड लोकोमोटरी मूवमेंट। हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के मूवमेंट्स होते हैं उन सब में हेल्प करता है। हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो उसे कह रहे हैं वॉलंटरी, और इच्छा से नहीं कर रहे तो उसे कहते हैं इनवॉलंटरी। कहते हैं मसल सेल इज एलोंगेटेड लाइक अ फाइबर, दस कॉल्ड मसल फाइबर। इसीलिए मसल को मसल फाइबर कहा जाता है। सिंगल मसल फाइबर कंसिस्ट मेनी पैरेलली अरेंज्ड फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। इतनी बात समझ में आ गई है तो बता दे मुझे, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर समझ आई है तो चैट बॉक्स को एक बार बता दीजिए। तीन तरह की मसल्स होती हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अगली कहानी पढ़ने वाले हैं। तीन तरह की मसल्स होती है, एक होती है स्केलेटल, एक होती है स्मूथ, एक होती है कार्डियक मसल। तीन तरह की मसल्स के बारे में हम अगली बात करने वाले हैं, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है पूरा, और कुछ करने हैं क्वेश्चंस। हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चंस करना है। इसलिए आज हम इसको यहीं रोकेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या है, प्रॉपर्टी शो करता है, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। फर्क समझ में आया? ये है, इसे खींच सकते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंसिबल। ये है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब बड़ी सेल को छोटा कर दिया तो ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, और वापस कह रहा है एक्सटेंसिबल होने के बाद भी नॉर्मल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी नॉर्मल हो जाए तो इसे कहते हैं इलास्टिक। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर पाए जाते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या पाए जाते हैं? मायोफिब्रिल्स। तो अब बनता है क्वेश्चंस। क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। आओ देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होता है। देखो बेटा, सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, बता दो। ये क्वेश्चन करके देखते हैं। आओ, कहता है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से हमेशा क्वेश्चन पढ़िए तो देखिए कि पूछा क्या है, रॉन्ग पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो देखिए रॉन्ग लिखा है। अब रॉन्ग में कौन सा होगा देखते हैं। रॉन्ग क्या है? लिखा है ऑल कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो रिप्लेस्ड बाय बोन्स। सारे कार्टिलेज बोन्स बन जाते हैं? नहीं बनते, केवल हाइलीन कार्टिलेज बनता है। क्या बनता है? केवल हाइलीन कार्टिलेज बनता है, केवल हाइलीन कार्टिलेज बनता है। एक ये रॉन्ग हो गया, पहला ही रॉन्ग हो गया, पहला ही रॉन्ग हो गया। दूसरा, कार्टिलेज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, एडजेसेंट वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, लिम्स और हैंड्स की बोन में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, कह रहा है ये ट्रू हो गया, ट्रू है ये।
फिर ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी, सही है। बोन मैरो इन ऑल बोन्स आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, नहीं, लॉन्ग बोन्स। कौन सी बोन? लॉन्ग बोन्स। एंड ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये सही है। तो आप देखेंगे गलतियां कहां कहां हुई हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है 1 और गलत है 4 स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग, फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग, तो आंसर बनेगा सी फॉर क्यूट बच्चे। रॉन्ग पूछा था ना बेटा, रॉन्ग पूछा था, तो क्या आंसर बनेगा? सी बनेगा। ऑप्शन देखते हैं सारे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कहता है ऑल द कार्टिलेजेस, नहीं, कुछ कार्टिलेज। कहता है द बोन मैरो इन ऑल द बोन्स, नहीं, ओनली लॉन्ग बोन्स। ठीक है बेटा, डन है बेटा। तो आंसर बनाइए सी ऑप्शन। क्या बनाइए? सी ऑप्शन। ओनली 44, सिर्फ 44% बच्चा सही किया यार। कैसे ये काम कर दिया आपने? ये गलती कैसे हुई आपसे? ये गलती कैसे हो गई बेटा? बता दो यहां तक, एक बार मुझे समझा दो कि क्या यहां तक की गलती कैसे हो गई बेटा, जल्दी बता दो मुझे। इतना आसान सवाल अगर गलत किया है तो कुछ तो वजह हुई होगी, कुछ तो वजह रही होगी इतना आसान सवाल गलत करने की। क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा, क्यों करते हो आप लोग? आए, चलो अगला सवाल करो, अगला सवाल करें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है दे हैव हार्ड नॉन प्लायबल, तो इतना आसान सवाल कैसे नहीं कर पाओगे? अब इतना आसान सवाल कैसे गलत करोगे यार? बहुत आसान सवाल है। दे हैव हार्ड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर्स, they support and protect softer tissues and organ, osteocytes present in the spaces called lacunae। ये सारा कैरेक्टर किसका है? ये सारा कैरेक्टर है बोन्स का। किसका कैरेक्टर है? ये सारा कैरेक्टर बोन्स का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? बोन्स का कैरेक्टर है। तो एक ही ऑप्शन सही बनता है, वो है बी। हार्ड बना दिया, नॉन प्लायबल, बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। अब ऐसे सवाल तो सही होने चाहिए मेरे भाई, ऐसे सवाल तो सही बनने चाहिए। बहुत आसान सवाल था बेटा, इस सवाल से आसान सवाल नीट में नहीं आएगा, इससे आसान नहीं आएगा, इससे टफ आ सकता है, इससे आसान नहीं आएगा। जैद, प्रिया, जबरीन, निकलेश, मोहम्मद, मंतशा, सृष्टि, सरवलीन, रमा और तनीषा ने सही जवाब और सही समय पर बहुत कम टाइम में दिया है। कार्डियक मसल के बारे में अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए इसको रहने देंगे। ये कर सकते हैं हम लोग, ये वाला कर लेते हैं। चलो, the intercellular material of the given figure is solid and resist compression, identify the figure level mark as A and B। बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। 30 सेकंड का समय दूंगा सिर्फ, देखो और पढ़ो और बताओ दिखने में कैसा लग रहा है। ये कौन है? ये कार्टिलेज है या बोन है? देख के बताओ, ये कार्टिलेज है या बोन है? पहले ये देखो, लिखा है सॉलिड है, इसका स्ट्रक्चर सॉलिड है और ये रेजिस्ट करता है कंप्रेशन, तो एनसीईआरटी में इसे कार्टिलेज लिखा है, कार्टिलेज ही लिखा है, तो हम कार्टिलेज देख लेते हैं। बाकी अरेंजमेंट वाइज देखो तो ये कॉन्ड्रोसाइट है, बी का मतलब हो गया ये कॉन्ड्रोसाइट है, कॉन्ड्रोसाइट है, कार्टिलेज की सेल है। और ये जो ए दिख रहा है ये कोलेजन फाइबर है। ये दोनों एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या है? एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आप देखेंगे कार्टिलेज, कोलेजन और कॉन्ड्रोसाइट, आंसर बनेगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा बेटा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन में बोन तो होगा नहीं, बोन तो होगा नहीं, और कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं, ये कॉन्ड्रोसाइट होती है। आप देख सकते हैं ये मैच्योर कार्टिलेज सेल है, ये मैच्योर कार्टिलेज सेल है और ये इमैच्योर कार्टिलेज सेल है। तो सही ऑप्शन ए बना है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली 63%। यार कैसे? कार्टिलेज, कोलेजन एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट लिखा था। अरे भाई ये कॉन्ड्रोक्लास्ट कहां से आ गई? क्लास्ट कहां से आ गई? बी कैसे कर दिया आप लोगों ने? नो नो, दिस इज नॉट द वे, ये सही नहीं हुआ। अब चलिए काम ले लीजिए आज का। आज का काम क्या होगा? आज का काम होगा होमवर्क में ये फिलअप्स करना है। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। कैसा होता है? प्लायबल होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है? सॉलिड होता है, प्लायबल होता है। कहते हैं सेल ऑफ दिस टिश्यू, सेल ऑफ दिस टिश्यू, कौन सी सेल होती है कार्टिलेज की? इसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज की सेल कौन होती है? कॉन्ड्रोसाइट होती है। एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज, small cavities within the matrix secreted by them,
मोस्ट कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर जो वर्टिब्रेट की जो एम्ब्रियो होती है वहां पे बहुत सारे कार्टिलेज बोन से रिप्लेस हो जाते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, ईयर, जॉइंट्स पे, एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड। ये तो अभी इसी से क्वेश्चन बनाया था हम लोगों ने। फिर कहते हैं बोन्स कैसी होती है, बोन्स हैव नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। कैसा होता है, नॉन प्लायबल होती है। रिच इन कैल्शियम salts, collagen fiber, main tissue that provides structural frame to body, bone support the protect softer tissue and organ, bone cell को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ये मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन को, वेट बियरिंग फंक्शन करता है और न जाने कितने फंक्शन करता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन करता है। ये सारा काम आपने पढ़ा हुआ है। ब्लड के बारे में एनसीईआरटी ने साफ लिखा है, आप देखो, कहता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें प्लाज्मा होती है, ब्लड सेल्स होती हैं और इसमें पाया जाता है प्लेटलेट। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। कैसा होता है, इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। लेकिन फिर लिखा है, यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन नेक्स्ट चैप्टर्स। ब्लड के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार इसको कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं, आप खुद से फिल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको एक बार अपने हाथ से खुद से फिल करना बेटा। ये मैंने खुद से हटा दिया है, पढ़ दिया है, लेकिन आप इसको अपने हाथ से खुद फिल कीजिएगा तो एनसीईआरटी रटेगी तभी। एनसीईआरटी तभी रटेगी और उसी को रटेगी जो खुद से मन लगा करके, पूरा दिल लगा करके पढ़ाई करेगा, है ना। इसलिए आपको ये कहानी खुद से करनी है। मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आज क्या करना है आपको, आज आपको डीपीपीज लगानी है, आज आपको एनसीईआरटी पढ़ करके क्लास नोट्स को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। मॉड्यूल कितने लोगों ने ले लिया, एक बार थम्स अप कर दीजिए। मॉड्यूल कितने लोगों ने लिया है वो लोग थम्स अप कर दें, नहीं लिया है तो भी बता दे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी पढ़ाई वैसी ही चलती रहेगी। मैं आपको कंटेंट पूरा वैसा ही देता रहूंगा, इवन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने के लिए मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, क्वेश्चन की कमी नहीं होने दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसको ज्वाइन करके रखें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो क्लास में मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं उसकी पीडीएफ कॉपी आपको दे दूंगा। एक दूसरा, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब जब जरूरत पड़ेगी या जब भी कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी, कोई एक्स्ट्रा क्लास लगानी होगी, ये सारी चीजें मैं आपको वहीं बता दिया करूंगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा क्लास लगानी होगी, कोई आपसे सजेशन लेनी है कि आपको कोई क्लास लेनी है नहीं लेनी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब आगे मैं अपकमिंग उसमें कराता रहूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल है नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं होने दूंगा। मॉड्यूल का पर्पस आपके पास है कि एक बुकलेट जिसमें आपको थियरी भी मिल जाती है, एक ऐसी बुकलेट जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और इस बार मॉड्यूल कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें अलग अलग सेक्शन, थोड़ा कलर्ड पिक्चर्स भी है, थोड़ा समझने में और अच्छा लगता है। लेकिन मेन चीज कि उसके अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चंस का जो लेवल दे रखा है वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन, टेबल वाले क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ऐसे आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। डन है। कोई भी अर्जुना है, लक्ष्य वाला कुछ भी है आपके पास, किसी और का भी अगर मिल गया है मॉड्यूल तो किसी और से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं मिलता कुछ भी तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं भी है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मास्टर आपके साथ खड़ा है, ठीक है। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूं आपको जितना पढ़ाया होगा, जितनी बातें बताई होंगी, चैट बॉक्स में लाल कलर के दिलों से भर दीजिए और बता दीजिए कि आज की क्लास में सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आया है। कल पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के आगे टाइप्स के बारे में और न्यूरल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल में डिफरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा डिटेल स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो सब लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में आएगा, लेकिन इस चैप्टर में भी हम बेसिक डिफरेंस पढ़ते हुए आगे चलेंगे। मतलब अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सब आगे फिर से दोबारा पढ़ना है। जैसे न्यूरल टिश्यू के बारे में हम वहां फिर से पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और जैसे यहां पर हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं वही लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सेम फिर से आएगा दोबारा। तो हम इसे 2 बार पढ़ेंगे, एक बार यहां पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट और फिर उसे और हाई लेवल पर ले जाएंगे जब न्यूरॉन और लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर आएगा, ठीक है। डन है। तो बस आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को, ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है एक बार फिर से, बहुत जल्द आने वाला है। आपका एक फेवरेट त्योहार हर भाई और हर बहन के लिए, हर सिस्टर के लिए एक बेहतरीन त्योहार आने वाला है जिसका सेलिब्रेशन पूरा देश करेगा, हम भी करेंगे और रक्षाबंधन मनाएंगे।
रक्षाबंधन में बहुत सारे प्रण लेंगे, बहुत सारे बहनें अपने भाइयों से और भाई अपनी बहनों से। इस बार सिलेक्शन का प्रण लेना है, इस बार धागे बांध करके सिलेक्शन का वादा लेना है। रक्षा करने के साथ साथ नीट में सिलेक्शन का वादा लेना है और देना है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांध करके प्रॉमिस करें कि मैं इस बार इस रक्षाबंधन में ये प्रॉमिस करती हूं कि अगले साल मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई करके दिखाऊंगी, और भाई प्रॉमिस करें कि इस बार नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके अपनी बहन को एज अ डॉक्टर, एज अ एंट्रेंस क्वालिफायर, एज अ नीट रैंकर अपनी बहन को वो गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम है, नमस्कार है, बाय बाय है, लव यू है, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारी ब्लेसिंग है। याद करते रहना, अपना मैसेज भेजते रहना, अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस को अपने दादेंद्र बाहुबली तक पहुंचाते रहना। लीडर बोर्ड दिखा दीजिए। यस बेटा, लीडर बोर्ड देख लीजिए, ये रहा आपका लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड कहाँ है भैया? ये रहा लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड पे 7 सवाल कराए थे, जिसपे सृष्टि टॉप पायदान नंबर 1 पर खड़ी है, फरेहनाज खान 2 नंबर पे, और माधवी 3 नंबर पर, मंगलम 4 नंबर, जय 5 नंबर, दर्श, पलक, चहक, संजना और मोहम्मद बाबू बाकी के नंबरों को सिक्योर कर चुके हैं। थोड़ा डाउट भी देख लिया जाए यार। प्लायबल का मतलब बताया तो था बेटा, स्टील जैसा, थोड़ा बहुत ऐसे लचीलापन जो देता हो, फ्लेक्सिबिलिटी जो देता हो, जो खिंचाव को सह सकता हो, है ना, स्ट्रेचेबिलिटी को सपोर्ट करता हो। सर कॉन्ड्रोक्लास्ट जो होता है वो खाने वाली सेल होती है बेटा, फैगोसाइटिक सेल होती है। कार्टिलेज को काटने वाली, खाने वाली सेल जो होती है उसे क्लास्ट कहते हैं। क्लास्ट टर्म आ जाए, चाहे वो ऑस्टियोक्लास्ट का हो, कॉन्ड्रोक्लास्ट का हो, वो सब खाने वाली सेल होती है। डीपीपी में फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ऑल वाला। अच्छा, कौन सा डीपीपी? एक बार डीपीपी नंबर भी भेज देते मेरे को, या आप उसमें अपनी उस पे लिख देना, बैच ऐप पे ही लिख देना, मैं मैसेज आपका मिल जाएगा मुझे। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ बायोटेक करते हैं तो इंटरब्रीडिंग, कहां से डीएनए रेप्लिकेशन आ गया भाई? अभी इसकी बात नहीं करेंगे। मायोफिब्रिल व्हाइट वाला पार्ट है जो बहुत सारे हैं, बंडल्स को हम पूरे एक बंडल को कहते हैं मायोफिब्रिल। अंदर वाले जो है वो फिलामेंट्स है, जब वो सारे मिल जाते हैं तब जाकर के एक मायोफिब्रिल बनती है ना। बहुत सारे मायोफिलामेंट मायोफिब्रिल बनाते हैं, बट हम कहते हैं मसल की यूनिट को मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट्स। एनसीईआरटी ने मायोफिलामेंट को ही मायोफिब्रिल लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट से ही बनी होती है बेटा। ठीक है, डन है, डन है। बाकी सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, डन है। चलो टाटा, बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू है मेरा बच्चा ही तू। बाय 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 बाय। डॉक्टर सृष्टि, डॉक्टर आरित्रा, डॉक्टर संजना, डॉक्टर CCHTS, डॉक्टर सृष्टि, अंशिका, कार्तिक बेटा, शमील, फातिमा, अंशिका सिंह। चलो भाई, टाटा टाटा टाटा। कार्तिक बेटा गाना नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में गाना। अपराजिता, अप्पू दीदी मेरा बच्चा है तू। ऐश्वर्या मिश्रा मेरा बच्चा है तू। बाय। रितिका, जाते जाते सभी लोग अपने दिलों की बारिश करते। गाना तुम लोग से सुनूंगा एक दिन वीडियो कॉल करके, किसी दिन करूंगा वीडियो कॉल और सुनेंगे गाना तुम लोग से, ठीक है? दादू का कितना गाना सुनोगे, लगाए तो है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है, गा तो दिया है, कितना गाना सुनोगे? अब गाना सुनाने की बारी आप लोगों की है। किसी दिन वीडियो कॉल करूंगा और वीडियो कॉल करके गाना सुनूंगा, ठीक है? यस, बाय, लव यू, टाटा, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।